आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ए माउंटेन ऑफ क्रॉप्सेस एंड ब्लड ऑफ सी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि लीरो बड़ी दुविधा में था। अगर वो इवेट की बात माने तो वो इन्फॉर्मेशन तो बचा लेगा, लेकिन इवेट की जान चली जाएगी और इल्जाम उसके ऊपर आएगा। अगर वो जिलोंग की बात माने तो वो इवेट को तो बचा लेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन गवा देगा, इसीलिए वो बड़ी दुविधा में था। जिलोंग जाते हुए उसे कहता है कि तुम इन्फॉर्मेशन बचा लो, अपने प्रिंसेस को गवा दो, मैं तो चला। लीरो से रोकने की कोशिश करता है तो इवेट उसे कहती है कि ना रोको, सिर्फ दिखावा कर रहा है साला, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी, जैसे ही मेरी सील पावर वापस आएगी। वो फिर जिलोंग से कहती है क्या तुम्हें यकीन है कि ये साला हमें इन्फॉर्मेशन देगा? जिसपे जिलोंग आगे से कहता है बेशक देगा भाई, ये लोग साले कायर नहीं है, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लोग यहाँ पे एक दूसरे की जान ही बचाएंगे। होता भी यही है। लीरो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जिलोंग को दे देता है, ये कहते हुए कि जिलोंग का कटा हुआ हाथ जोयर के हाथों में है। द ग्रेट वॉर्ड लॉर्ड जोयर वो बाल्डिन का एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी है। जब बाल्डिन ने अपनी पावर खो दी तब उसे यहाँ पे इमोर्टल डीमन किंग जोए से बहुत ही ज्यादा डर लगा, यानी कि वो उसे मार देता तो वो यहाँ से भाग निकला और एक लुटेरा बन गया और वो जगह जगह घूमने लगा। जो खास इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिली हुई थी उसके अंदर इन्हें यही पता चला कि यहाँ पे जिलोंग को जो कटा हुआ हाथ है वो यहाँ पे जोयर के हाथों में है। इवेट और बाकी लोग उस हाथ को वापस करना चाहते थे ताकि वो यहाँ पे किंगडम ऑफ आइना का जो मोराल है उसे यहाँ पे बूस्ट कर सके, ताकि आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जोयर यहाँ पे जिलोंग के कटे हुए हाथ को अपने साथ ही मर्ज कर लेगा और उसे जोड़ लेगा, जिससे यहाँ पे जोयर की जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ चुकी है। जोयर को इनके बारे में पता चल गया था और इन लोगों को बचाने के लिए इवेट ने यहाँ पे अपनी जान जोखिम में डाली और इन लोगों को प्रोटेक्ट किया। और इवेट यहाँ पे जोयर के हाथों ही इतनी बुरी तरीके से घायल हुई है। जिलोंग उससे पूछता है कि तो वो कहाँ इतनी टाइम पे? लीरो उसको बता देता है कि वो इतनी टाइम में यहाँ पे वेस्ट के रुइन ऑफ द मड बुल टाउन के अंदर है। तो यहाँ पे जिलोंग से कहती है कि उनका रास्ता भी यहाँ पे मड टाउन से होते हुए गुजरता है, तो वो लोग यहाँ पे जोयर को हल्का सा हेलो बोल देंगे और साथ ही में हाथ भी उनसे छीन लेंगे। तो लीरो पीछे इन लोगों से कह रहा था कि भाई उसे हील तो करो यार, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो जिलोंग उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए और लीरो पीछे से चिल्लाते रहता है। उतने में ही इवेट खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि आवाज कम करो यार तुम अपनी, बोला तो था कि मैं थोड़ी देर के अंदर ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा सा ही पॉइजन था। तो अब लीरो को बुरा लगता है कि वो बातों में आ गया और उसने आप इतनी खास इन्फॉर्मेशन लेकर दी। चुटकी और ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि लीरो को अब यहाँ पे मिलिट्री पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन ये उसे बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं देती और उसे कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा नहीं पाई। और फिर वो उन दोनों से कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन के बारे में चिंता ना करो, वो दोनों काफी नहीं होंगे जोयर को हराने के लिए, इसलिए हमको यहाँ पे पहले पहुंचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वो लोग जोयर को कैसे हरा सकते हैं। उतने में इन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है, तो ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे डीमंस आ रहे थे और इनका झंडा जानते हो किससे बना हुआ है? स्किन से। किसकी ये तुम्हें पता लग जाएगा। डीमन है भाई, किससे नफरत करते हैं? इवेट उन लोगों से कहती है फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ, उन्हें यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। ये अपना पूरा काफिला लेके आए हुए थे एकदम मैड मैक्स फ्यूरी की तरीके। मूवी है भाई, अच्छी है, देख लो जाके। मैंने नहीं देखी, सिर्फ बता रहा हूँ, सुनिए, देख के आओ, बताओ मुझे कैसी है तो मैं देखूं। खैर जोयर ने इन चारों के ऊपर यहाँ पे वांटेड लिस्ट जारी कर दी थी, इसलिए ये लोग इनका पीछा कर रहे थे। इनका जो लीडर था वो कहता है कि जोयर को बस इनके सर चाहिए, इनकी अच्छी स्किन हम लोग रख लेंगे। हमें इनके बारे में बताया जाता है जो कि इस मास्टरलेस लैंड के यहाँ पे गैंग है और ये लोग फेमस है स्किन हंटर के नाम से। हमें इस बंदे की टैलेंट सील के बारे में बताया जाता है जो कि होता है अर्थ मास्टर रैपिड सैंड वॉकिंग। जैसे कि पानी के ऊपर हम लोग सर्फिंग नहीं करते हैं बोट की मदद से, वैसे ही समझ लो ये रेत के ऊपर करता है। इवेट उन्हें देख के ही सब कुछ पता लगा लेती है और उनसे कहती है कि जब तक मेरी सील पावर अच्छे से इस्तेमाल नहीं होती अपनी पोजीशन दबाए रखो। अपोनेंट काफी ज्यादा प्रोफेशनल है अपनी सील को इस्तेमाल करने में और लार्ज स्केल में उसका इस्तेमाल करने में। जब फाइट शुरू होगी तो फिर वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए हमें अलग करने की कोशिश करेगा और अगर हम अलग हो गए तो वो एक एक करके हम लोगों को पिक करेगा और हम लोग निपटते जाएंगे। इसलिए चिपक के रहना। ये चारों भाई के ग्रुप में काम करते, इसलिए छोटा वाला इस बड़े वाले से कहता है जिसके माथे के ऊपर 2 सींग है, ये चिंता ना करो, मैं पहले ही निपटा दूंगा। बाय द वे इन लोगों ने जानते हो कपड़े किसके पहन रखे हैं? स्किन के। कैसे? वो तुम्हें पता है, जैसा कि हम लोग जानवर वाली पहनते हैं, बस ये इंसानों के साथ कर रहे हैं। खैर बड़ा वाला आगे से कहता है चिंता ना करो, इनको हमारी टैलेंट सील के सीक्रेट के बारे में नहीं पता है। जिसके बाद ये अपनी टैलेंट सील का इस्तेमाल करता है और इनसे एक सवाल पूछता है। एक मुर्गा ऑर्डिनरी एग से बाहर निकलता है लेकिन वो ह्यूमन लैंग्वेज बोलता है, तो बताओ वो मुर्गा कहाँ से आया है? पहली बात का कोई तर्क ही नहीं है, सीधा अंडे से ही आया है, बोलता वो कोई भी लैंग्वेज हो। खैर ये लोग आगे से कोई भी जवाब नहीं देते और यही इन लोगों के साथ सबसे बड़ी गलती हो जाती है। कुछ तो जवाब देना था क्योंकि उस बंदे की टैलेंट सील यहाँ पे रिडल लीज थी। बेसिकली जब वो सवाल पूछेगा तब इन लोगों को यहाँ पे जवाब देना ही था। अगर जवाब नहीं दिया जाएगा या फिर गलत हुआ तो फिर इसकी जो लीच होगी वो यहाँ पे टारगेट से चिपक जाएगी और लगातार उनके यहाँ पे सील पावर को कंज्यूम करती रहेगी, जिससे ये लोग सत्ते में आ जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से ये लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके मरेंगे और ऊपर से इन्हें फाइट भी करनी है। और जब सील पावर ही नहीं रहेगी तो फिर फाइट कैसे करेंगे? क्योंकि ये लीचेस यहाँ पे सील पावर से कंबाइंड थी, इसीलिए ये लोग इन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर इनका सिर्फ यहाँ पे एक ही मोटिव बचता है, वो है सामने वाले यूजर को हरा देना ताकि सील पावर अपने आप ही हट जाए। लीरो क्रॉसबो यूज करने वाला था लेकिन इवेट मना कर देती है, ये कहते हुए कि इतनी दूर से निशाना लगा भी पाओगे, और हम लोग देखते हुए कि ये बंदा इजिली
यहाँ पे उनको डॉज कर रहा था, कुछ ज्यादा ही फास्ट था ये। इसके बाद मेन वाला बंदा उन सभी से कहता है खड़े क्या हो बे, जाओ और जाके हमला करो। वो भी जिसने लीच वाली पावर इस्तेमाल की थी, इसका अलग ही प्लान चल रहा था। ये मन के अंदर सोच रहा था कि जैसे इसकी टैलेंट सील सेकंड लेवल पे पहुंचेगी तब ये बड़े वाले को निपटा देगा और इसकी पोजीशन चुरा लेगा। ये डीमन साले किसी के भी सगे नहीं है, हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में। खैर जो छोटे मोटे डीमन थे वो यहाँ पे हमला करने को आगे बढ़े थे और इन सभी ने यहाँ पे जानवरों की खाल पहन रखी थी। कौन से जानवर की? 2 पैरों वाले। इसलिए ये तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उतने में ही यहाँ पे जीलोंग आता है जो कि यहाँ पे इवेट से कहता है कि बोला था ना कि तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हुई हैं, इतनी जल्दी यहाँ पे सील पावर का इस्तेमाल ना करो। जिसके बाद वो पलक झपकते ही इन सभी डीमंस की मुंडिया उड़ाते हुए निकल जाता है अपनी शॉट का यूज करते हुए। जैसे इवेट को यहाँ पे कुछ याद आता है क्योंकि उसने सेम टेक्निक यूज की होगी जो जीलोंग यूज किया करता था, अभी सेम ही तो है। उतने में पीछे से फे बाहर निकलती है जो कि इवेट से कहती है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे तोहफा समझो हमारी पहली अलायंस मीटिंग का। जिसके बाद वो बचे हुए डीमंस को भी निपटा देती है अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए और इवेट से कहती है कि वो बस मौका ढूंढ रहे थे एक साथ काम करने का, इसलिए वो वापस आके उससे बात करना चाहते थे ताकि एक साथ मिलके वो लोग जोयर को हरा सके और यहाँ पे हाथ को वापस ले सके। ऑफ कोर्स हाथ उनका ही होगा। वहीं पे हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके सामने जितने भी डीमन आ रहे थे वो उनकी मुंडिया उड़ाते बढ़ रहा था। देखते ही देखते यहाँ पे जीलोंग की जो सेकंड सील थी वो यहाँ पे थर्ड के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि इसकी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई। जीलोंग को पता भी नहीं था कि ये वाली फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करने से लेवल बढ़ाती है। उसे ये लग रहा था कि उसे यहाँ पे किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी शेडिंग के लिए। हम लोग बड़े वाले लीडर को देखते हैं जो कि छोटे वाले से कहता है कि मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम उसे जल्दी से सवाल पूछो। इसके बाद वो अपनी सील पावर का इस्तेमाल करते हैं और जीलोंग का ध्यान भटकाता है और उतने में ही अपनी सील पावर का इस्तेमाल करते हुए जीलोंग से सवाल पूछता है, मैं पिंकी हूँ, मेरे 4 भाई हैं। बड़े वाले का नाम बिग बोन है, सेकंड वाले का नाम यहाँ पे सेकंड बोन है और थर्ड वाले का नाम यहाँ पे थर्ड बोन है। तो फिर चौथे वाले का क्या नाम है? जवाब अगर पता है तो फिर बोल दो यार कमेंट सेक्शन में, मेरी रीच बढ़ेगी। मजाक कर रहा हूँ, ना करो। नाम है पिंकी। साले अपना नाम तो पहले ही बता दिया, 4 ही नाम तो हैं। पता नहीं जीलोंग का दिमाग खराब था या फिर इसने सच में जानबूझ के झूठ बोला। ये बोलता है फोर्थ बोन, जिसमें ये खुश आगे से कहता है गलत जवाब। इसके बाद जीलोंग के ऊपर भी यहाँ पे रेडल लीच आ जाती है जो कि उसकी सील पावर को यहाँ पे चूसने लगती है। जीलोंग आगे से अपने थर्मल विजन को एक्टिवेट करता है और उसे लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये कहाँ पे है। जिसके बाद वो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग का यूज करते हुए पलक झपकते ही पहुंचता है इसके पास में। इसके मुंह के अंदर अपना हाथ घुसाता है और नीचे से चीर देता है इसको, जबड़ा ही खींच के बाहर निकाल लेता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने फोर्थ बोन इसीलिए बोला था क्योंकि तू बचेगा ही नहीं हरामखोर। इसने जब जबड़ा खींचा ना तो फिर हम इसकी यहाँ पे छाती की बोन देख पाते हैं। वह लीरो और ये तीनों घबरा जाते हैं, आगे से कहते हैं अच्छा हुआ भाई हमने इसको उंगल नहीं किया, नहीं तो अगला नंबर हमारा ही था। हम लोग इस वाले को देखते हैं, ये अंडरस्टैंड कुछ भी बोले जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। बस ये जीलोंग से ये बोलता है कि तेरी त्वचा तो मेरी ही होगी। स्कैन के नहीं मांग रहा है, ये जीलोंग की खाल निकालने की बात बोल रहा है। इसके बाद आगे से अपने टैलेंट सेल का इस्तेमाल करता है और अथॉरिटी ऑफ आर्म्ड फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा किला बना लेता है जिसपे कई सारे यहाँ पे स्पाइक थ्रोर और पता नहीं इस वेपन को क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े तीर यहाँ पे छोड़ता है जो कि अगर किसी के पे लग जाए तो वो स्वाहा हो जाएगा। एक डीमन एक तीर को सीधा यहाँ पे जीलोंग के ऊपर ही छोड़ता है। जीलोंग जल्दी से पीछे हटके उसे यहाँ पे डॉज करता है और इन लोगों के पास में आ जाता है। ये लोग तो आगे से कहते हैं कि हमारे तो लग गए, इसने यहाँ पे सिटी को समन कर लिया पलक झपकते ही। अब वो लोग यहाँ पे उसके खिलाफ में कैसे फाइट करेंगे? बाय द वे इसका जो फोर्ट्रेस था वो यहाँ पे चलता भी था, बेसिकली साइंड से बना हुआ है तो फिर साइंड के ऊपर चलेगा ही ना, इसलिए और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर आगे से बताते हैं कि इतने बड़े यहाँ पे फोर्ट्रेस को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा सील पावर की जरूरत पड़ेगी। ये बस एक फ्लैशी डेवलपमेंट है और कुछ भी नहीं। इसके अंदर यूटिलिटी यानी कि अच्छे से इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग उस फोर्ट्रेस को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहा था और साथ ही में वो लोग स्पाइक को भी थ्रो करते हुए जा रहे थे। हालांकि इनका निशाना काफी ज्यादा कच्चा है। साले सही से लगाओ, 6 तीर मारे और एक भी इनको नहीं लगा, पास में तक नहीं गिरा इनकी। अब फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद ये अपने तीसरे और चौथे भाई को यहाँ पे समन करता है, सॉरी दूसरे, और वो उन दोनों से कहता है कि इन्हें घेर लो, ये किसी भी साइड से भाग ना पाए। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इनकी दोनों साइड से यहाँ पे जमीन को चीरते हुए 2 लोग बाहर निकलते हैं जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़े थे। ये इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ये कहते हुए कि बच के कहाँ जाओगे अब, जो कि यहाँ पे अपने बड़े भाई से कहते हैं कि हम यहाँ पे इविल ड्रैगन से फाइट नहीं कर रहे, तो फिर तुमने हमें यहाँ पे समन क्यों किया? वो पे ये दोनों यहाँ पे जीलोंग और बाकी लोगों को कह रहे थे कि तुमने यहाँ पे इन चींटियों से लड़ने के लिए हमको बुलाया है क्या? चींटियों का नाम सुनते हैं यहाँ पे इवेंट बहुत ज्यादा भड़क जाती है और आगे से कहती है चींटी। ये दोनों तो बेचारे रोने लगते हैं, इनको यह लगता है कि खेल खत्म बेटा, खेल खत्म। हालांकि लीरो पूरी तरीके से चिल था, उसे पता था कि इवेंट यहाँ पे कितनी स्ट्रांग है, इसलिए वो कहता है कि सील पावर काफी होगी आपका इस्तेमाल करने के लिए। वहीं पे जीलोंग आगे से अपनी फॉर्म को कैंसिल कर देता है, ये कहते हुए कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो। इसके बाद इवेंट अपनी सील पावर का इस्तेमाल करती है जो कि यहाँ पे सेलेस्टियल ऑर्ब था और इसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था। ये जो चिरकुट आए थे ना, ये उनसे भी बड़ी थे, ये सिर्फ इसके यहाँ पे एडियो तक आ रहे थे बस। और वो उन दोनों से कहती है कि अब कौन है चींटी। इसके बाद वो डायरेक्ट चाकू वाले को पकड़ती है, दी नाइफ
डेविल, और उसी का यूज करते हुए जो मोटा वाला था जो कि इन्हें चीटी बोल रहा था, वो उसके ऊपर हमला करके उससे 20 से 2 टुकड़ों में काट देती है। उसके नाइफ वाले डेविल के सामने नाइफ है ना, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए 2 टुकड़ों में काट दी। इस मूव को देख के फे आगे से कहती है कि तुमने एक बार बोला था कि तुम एनिमीज का इस्तेमाल वेपन के तौर पे कर सकते हो। जीलोंग आगे से कहता है क्लास के दौरान में मैंने इजीली ही बोल दिया था, मुझे क्या पता था कि ये लोग उसका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। इसके बाद वो सभी लोग अपने बड़े वाले क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए इवेंट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इवेंट के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे ऊपर कोई तीली मार रहा हो, तुम्हें कुछ होगा नहीं ना। इसके बाद इवेंट उस नाइफ डेविल को इन्हीं की तरफ फेंक के मारती है, जो कि गोल गोल जाते हुए सीधा इनके किले से टकराता है और किला टूट के बिखर जाता है। उस वाले डीमन को संभालने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले ही इवेंट उसके ऊपर यहाँ पे हमला कर देती है और अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए बीच से उसके 2 टुकड़े कर देती है इसके फोर्ट्रेस के साथ में। ये हुई ना मर्दों वाली बात। और बस इसी के साथ में फाइट यहाँ पे खत्म हुई। उतने में ही जीलोंग पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे यहाँ पे एक ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे सनसेट के ऊपर से निकल रहा था। अब फाइट यहाँ पे खत्म हो जाती है और तभी यहाँ पे इविल ड्रैगन आता है, जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे, और वो इन लोगों के ऊपर से गुजरता है। फिर हम लोगों को बताते हैं कि इसको यहाँ पे इविल ड्रैगन बोला जाता है और ये यहीं पे ही रहता है। इसको पैदा हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसकी फाइटिंग स्किल्ड इतनी ज्यादा बढ़िया है कि ये काफी ज्यादा रेपुटेशन यहाँ पे गेन कर लिया है। फिर आगे से कहती है बढ़िया है कि ये हम लोगों के पीछे नहीं पड़ा हुआ, नहीं तो हमें और भी बैटल लड़नी पड़ती। जीलोंग कहता है बस सावधान रहना, कभी भी ये हमारे पीछे पड़ सकता है। फिर इसके बाद ये अपने नॉर्मल साइज पे आती है और इन लोगों से कहती है कि वो इन लोगों के प्रोफेसर को एक्सेप्ट करती है, वो इन लोगों के साथ यहाँ पे फाइट करेगी जोयर के खिलाफ में, और वो लोग हाथ को यहाँ पे आधा आधा बांट लेंगे। और मुस्कुराते हुए मन में सोचते हैं कि आधा कौन बांट रहा है, मौका मिलते ही चूरन दे दूंगा और भाग निकल जाऊंगा हाथ को लेके। इसके बाद हमें ये दोनों ग्रुप दिखाए जाते हैं जिन्होंने अलग अलग कैंप लगा लिया था। इवेंट के ग्रुप के अंदर कितने लोग थे? 4। अभी तुम आगे देखो, जीलोंग का ग्रुप, जिसके बाद इवेंट का ग्रुप, यहाँ पे कितने लोग हैं? 5। इन्हें पता भी नहीं कि 5वां बंदा इन्हें ज्वाइन कर लिया है। एनिमी टीम के अंदर घुस के एनिमी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इवेंट खड़ी होती है और लीरो से कहती है कि ध्यान रखना ये साले डीमन हमें दोबारा धोखा ना दे, मैं जाके उनसे बात करके आती हूँ। लीरो आगे से कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। इवेंट इनकी तरफ आगे बढ़े थे तो उसका ध्यान सिर्फ सुल्ला के ऊपर ही था। उसे लग रहा था कि सुल्ला इन लोगों की स्लेव है, इसे क्या पता कि सुल्ला इन लोगों की एमवीपी है। इसके बाद हम लीरो को देखते हैं, जिसे काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि वो यहाँ पे जीलोंग के हाथ का इस्तेमाल कर रहा है डीमन क्लैन के साथ डील करने के लिए। जिसपे दूसरा बंदा आगे से कहता है कि अगर वो हिस्सा यहाँ पे प्योर नाइट मिरुवी का होता तो फिर तुम और भी ज्यादा कंफर्टेबल होते। इस पे लीरो आगे से कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, प्योर नाइट मिरुवी ना ही सिर्फ यहाँ पे पूरे ऐना नाइट्स के लिए एक रोल मॉडल है, बल्कि वो यहाँ पे लीरो का भी एक रोल मॉडल है, उसका आइडल है। मिरुवी ने यहाँ पे कई सारे बैटल लड़े और आज तक उसकी बॉडी के ऊपर एक सिंगल स्कार तक नहीं आया। उसका हैंडसम चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा होगा, जिसके ऊपर एक भी स्कार नहीं है। तो फिर मुगिन के 5वें बंदे को देखते हैं, जो कि यहाँ पे उस चुटकी से कहता है कि ये चीज ऐना का है ना, क्या मुझे खिला सकती हो? मैं इसका टेस्ट भूल गया हूँ, काफी सालों से घर नहीं गया ना। हालांकि चुटकी मना कर देती है, कहते मेरी मम्मी ने खरीदा है, साले बड़ा महंगा आता है, ऐसे कैसे तुझे दे दूं? उतने में लीरो खड़ा होता है और आगे से कहता है बांटना क्या तेल लेने, तू है कौन में और हमारे बीच में क्या कर रहा है? जिसके बाद वो उसके चेहरे को देखता है और उससे कहता है कि तुम डीमन क्लैन से हो ना। जिस पे अपना मुखौटा हटाता है तो आगे से कहता है कि हाँ मैं डीमन क्लैन से ही हूँ। तो लीरो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि ये बंदा तुम लोगों का दोस्त है क्या? तो ये लोग उसकी तरफ देखते हैं और आगे से कहते हैं कौन बंदा भाई? उतने में वो बंदा आगे से अपनी 2 नाइफ निकालता है, सॉरी शॉर्ट्स, और उनकी मदद से वो यहाँ पे फ्लोइंग वाटर शॉर्ट स्टाइल का यूज करते हुए इन लोगों के ऊपर हमला करता है और इनके सारे अंगूठे काट देता है। इसने कोई जानलेवा हमला नहीं किया, बस इनके अंगूठे काट दिए, और बिना अंगूठे के तुम भाई ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली शॉर्ट चलाने पे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो फिर उस बंदे ने जो यहाँ पे फ्लोइंग वाटर शॉर्ट स्टाइल यूज किया था वो काफी ज्यादा जाना पहचाना था। बेसिकली ये वही शॉर्ट स्टाइल था जो कि यहाँ पे मेरे भी यूज किया करता था, और पता नहीं इसने इन लोगों के अंगूठे क्यों काटे, आई डोंट नो व्हाई। डेविड आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और वो बंदा उससे कहता है कि तुम यहाँ पे ऐना की 9th प्रिंसेस हो ना, मैं यहाँ पे तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हुआ हूँ अपने मास्टर के ऑर्डर्स पे। डेविड को समझ में आ जाता है कि इस बंदे ने यहाँ पे प्योर नाइट मिरुवी के यहाँ पे वाटर स्टाइल को यूज कर लिया है और उसे अच्छे से मास्टर कर लिया है, तो उसकी स्ट्रेंथ को सिर्फ जोयर ही यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, हरा सकता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के आगे से कहता है कि चलो फाइट करते हैं, लेकिन फिर उससे कहते हैं कि थोड़ी सी रुको तुम, पहले हम लोग नेगोशिएट करते हैं। जिसके बाद जीलोंग उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो ऑफकोर्स अब छुपाने की जरूरत नहीं, ये बंदा मिरुवी ही है, रिकार्नेशन है उसकी। तो फिर मिरुवी जीलोंग से नजरें नहीं मिला पा रहा था और उसे कहता है कि तुम ही हो ना, किसके पास इतना ज्यादा ईवल ऑरा हो सकता है। इसके बाद वो फे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम पक्का फेया होगी। बेसिकली फे की छोटी बहन, इसे अंदाजा नहीं है, इसलिए वो कहता है कि तुम अपनी बड़ी बहन की तरीके अब बड़ी हो गई हो। फिर उसे कहती है कि जब लोगों को जानने की बारी आती है ना, तुम दोनों भाई बहन बन जाते हो, बिल्कुल बेवकूफ। साले कहाँ से फेया दिखती हूँ मैं? उतने में मिरुवी यहाँ पे उन
दोनों के ऊपर हमला कर देता है। उसने ये बात जानबूझ के बोली थी ताकि वो उन लोगों की गार्ड को यहाँ पे लो कर सके। जिलॉन्ग जल्दी से सामने आता है और वो यहाँ पे अटैक को ब्लॉक करता है। तो मेरे भी आगे से अपनी टैलेंट सेल का यूज करते हुए यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द इंटरनल नाइट ड्रैगन वाली फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अपने आप को ड्रैगन के अंदर चेंज कर देता है। और जिलॉन्ग से कहता है कि यार थोड़ा सा इजी नहीं जा सकते क्या, साला मुझे मेरा मिशन तो कंप्लीट कर लेने दो। और जिलॉन्ग से कहता है कि मेरा रास्ता ना ब्लॉक करो, जिसके बाद उससे कहता है कि तुम मेरा चेहरा देख सकते हो ना, मैंने 5 सालों पहले तुम्हें यहाँ पे अपना भरोसा दिया था और देखो मैं किस हालात में हूँ। देखो मेरे चेहरे की तरफ, फ्लॉलेस नाइट मेरुवी। लगातार ब्रूटल बैटल्स के बावजूद मेरे चेहरे के ऊपर एक सिंगल स्कार तक नहीं है, एक छोटा सा घाव तक नहीं। और अब मेरे चेहरे की हालत देखो जो कि तुम्हारी वजह से हो गई है। वे जल्दी से आगे बढ़ते और वो मेरुवी से कहती है कि शांत रहो, जिसके बाद वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे झटक देती है। मेरुवी जल्दी से पीछे हटता और आगे से यहाँ पे दोबारा अपनी वाटर साइड स्टाइल का यूज करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता और उन दोनों के ही तीनों के ही यहाँ पे हाथ काट देता है दाहिने वाले। फिर आगे से कहती है कि बार बार चिल्ला रहे हो मास्टर मास्टर, ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, अब तो तुम्हें होश में लाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी शील्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरुवी के ऊपर हमला करती है, लेकिन मेरुवी आगे से यहाँ पे व्हाइट मिस्ट मिराज का इस्तेमाल करते हुए वहां से गायब हो जाता है। बेसिकली छलावा था ये। और फिर से कहता है कि मैं पहले ही जगा हुआ हूँ। जिलॉन्ग इवेट से कहता है कि तुम थोड़ा सा पास में आ जाओ, वो तुम्हें यहाँ पे टारगेट कर रहा है। जिसके बाद जिलॉन्ग आगे से थर्मल विजन इस्तेमाल करता, उससे पहले ही मेरुवी आगे से यहाँ पे अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और उन्हें चारों तरफ से ढक लेता है। बेसिकली गर्मी ज्यादा रहेगी तो फिर थर्मल विजन काम नहीं कर पाएगा। वहीं पे हम लोग 16 को देखते हैं जो कि यहाँ पे इन दिनों को दूर ले आते हैं, नहीं तो ये और भी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिलॉन्ग को समझ में आ जाता है कि उसने यहाँ पे इन लोगों को पहले फाइट करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने यहाँ पे थर्मल विजन को काउंटर इस्तेमाल किया। तो फिर इवेट पूछती है कि तो वो किस तरफ से यहाँ पे हमला करेगा। तो जिलॉन्ग फिर से कहता है कि कुछ दिनों पहले तुम यहाँ पे एक नई टाइप की शील्ड डेवलप कर रही थी ना, अब उसका इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। जिसके बाद हम लोग फे को देखते हैं जो कि अपने टैलेंट सेल का इस्तेमाल करती है। फिर साइलेंस ऑफ डुवान का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कई सारी शील्ड बना लेती है जो कि उनके डिफेंस पे काम करेंगी। और आगे से यहाँ पे जिलॉन्ग थंडर वेब बना लेता है जो कि आगे से यहाँ पे जो हमला करने के लिए आएगा तो वो झटका खा के वहीं पे ही फंस जाएगा। वहीं पे हम लोग लीरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे चुटकी से कहती है क्या तुम हीलिंग का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन चुटकी कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी मेरुवी उसके ऊपर हमला करता है। हालांकि उसने यहाँ पे जानलेवा हमला नहीं किया था, लेकिन वो घबरा बहुत ज्यादा गई थी, हार्ट अटैक समझ लो। मेरुवी कहता है कि चिंता ना करो, मैं इनोसेंट लोगों को नहीं मारता हूँ, इसलिए तुम्हारे अंगूठे ही काटे थे। इसके बाद हमें वो पूरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शील्ड ने चारों तरफ से घेर रखा था और साथ ही में यहाँ पे थंडर वेव भी था और सिर्फ ऊपर से ओपनिंग थी। इसलिए मेरुवी यहाँ पे लीरो से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इसको कैसा तोड़ा जा सकता है जहाँ पे पानी के अंदर जाने तक का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन लीरो उसे कहता है कि वो लोग तुम्हें मेरुवी बुला रहे हैं, तुम एक डिमन क्लैन के 2 घोड़े के आदमी और कुछ भी नहीं, तुम यहाँ मेरुवी कहलाना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। मेरुवी उसे कहता है कि यार तुम कुछ ज्यादा ही करेजियस नहीं हो, ऐसे हालातों में भी तुम मुझे इस तरीके से गालियां दे रहे हो। तो इस पे लीरो आगे से कहता है कि तुमने मेरे आइडल की यहाँ पे बेइज्जती की है, अगर मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे नाइट ऑफ आईना के ऑनर को पूरी तरीके से यहाँ पे धोखा दूंगा, मैं यहाँ पे नाइट कहलाने के लायक ही नहीं रहूंगा। मेरुवी उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आइडल मेरुवी को इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ा था यहाँ पे फर्स्ट नाइट के टाइटल के लिए, लेकिन उसके मरते दम तक उसे कभी भी यहाँ पे फर्स्ट नाइट का टाइटल नहीं मिला, सिर्फ यहाँ पे टाइटल ऑफ सेकंड फ्लॉलेस नाइट का मिला। जानते हो क्यों? जिसके बाद वो भड़कते हुए यहाँ पे लीरो से कहता है क्योंकि फर्स्ट नाइट का टाइटल पहले से ही किंग होगा के बेटे के नाम पे डिजर्व था, बेसिकली नेपोटिज्म, इसलिए आज तक कभी भी यहाँ पे मेरुवी को फर्स्ट नाइट का टाइटल नहीं मिला। लेकिन डीमन क्लैन के अंदर स्ट्रेंथ को ही सुप्रीम माना जाता है, बिल्कुल फेयर। जब तक मैं यहाँ पे ताकतवर हूँ तब तक मेरे लिए डीमन एम्परर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद दोबारा अपनी फॉर्म को चेंज करता है और उनके ऊपर हमला करने को निकल जाता है, और क्योंकि ऊपर से ओपनिंग थी तो वो यहाँ पे ऊपर से ही हमला करने को आ रहा था। जिलॉन्ग इवेट से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद मेरुवी जैसे ही ऊपर से उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था तो फिर इवेट आगे से अपने टैलेंट सील का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपनी शॉट को यहाँ पे बड़ा करती है जो कि डायरेक्ट इविल ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इविल ड्रैगन आगे से यहाँ पे ड्रिफ्ट मार के इजिली उसे डॉज करता है, कहते हुए कितनी घटिया ट्रिक थी। लेकिन तभी उसकी आंखें बाहर आ जाती है कि शॉट के ऊपर से यहाँ पे जिलॉन्ग तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था और उसके पास पहुंचते ही वो आगे से यहाँ पे अपनी फर्स्ट स्काईफॉल टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करता है और एक बार में ही इविल ड्रैगन के सीने को चीरते हुए पार निकल जाता है। दूर से एक बंदा इनकी फाइट को देख रहा था जो कि यहाँ पे इविल ड्रैगन को इस तरीके से मार खाता हुआ देख के कहता है कि इविल ड्रैगन के भी इतने बुरी तरीके से लग सकते हैं क्या, पता नहीं था। ऐसा लगता है कि निंथ प्रिंसेस इवेट को पकड़ना इतना ज्यादा इजी नहीं है। जिलॉन्ग नीचे आ जाता है तो फिर उससे पूछती है कि वो ऐसे ही भाग गया, उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था और न ही उसने अभी तक यहाँ पे अपनी ओरिजिन टैलेंट सील का इस्तेमाल किया था। जिसपे जिलॉन्ग आगे से कहता है क्योंकि वो अभी तक यहाँ पे नाटक कर रहा था जैसा कि मैं कर रहा था, मतलब
मतलब ये शुरुआत से हमारा सी काट रहे थे। मुझे पहले लगा था लेकिन बाद में नहीं। बेसिकली फर्स्ट नाइट वाली बात को बोल के ट्रिगर कर दिया था कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। खैर जीलॉन्ग ने जब पहली बार इसके अटैक को ब्लॉक किया था तो उसी टाइम पे मेरुवी ने बोला था कि मेरे चेहरे को देखो। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे फिया मेरुवी से कहती है कि ये दर्द नहीं कर रहा क्या, जिसपे मेरुवी आगे से कहता है कि पूरी तरीके से पैसा वसूल है। मेरुवी आगे से कहता है कि वो पहली बार किसी हाई लेवल के डीमन क्लैन के मेंबर से मिला है जो कि उसके चेहरे के ऊपर एक निशान छोड़ के गया है, तो फिर उसे यहाँ पे इस निशान की थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए और उसको मेजेस्टिक माना जाता है। बेसिकली एक वॉरियर के लिए चोट के निशान रिवॉर्ड के तरीके होते हैं, बेसिकली एक अचीवमेंट कि उन्होंने यहाँ पे कुछ हासिल किया है। वह भी ये अपनी फेदर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे स्कार को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा था ताकि वो और भी ज्यादा बढ़िया लगे। मेरुवी आगे से कहता है कि ऐना का फ्यूचर फर्स्ट नाइट है, यहाँ पे बिना किसी चेहरे के थोड़ी नहीं हो सकता है कि उसका हैंडसम चेहरा दिखाई दे, चेहरे पे स्कार रहना चाहिए। फिर उसे कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पे इसी तरीके के निशान चाहिए, चोट के निशान चाहिए, तो फिर अपना सर दी मारो ना दीवार पे। जिस पे यहाँ पे मेरुवी आगे से एक अच्छी बात कहता है कि वो दूसरों को तो बेवकूफ बना लेगा इसे, लेकिन खुद को नहीं बना पाएगा। उसको चोट के निशान वही चाहिए जो उसे बैटल के दौरान में मिले हो पूरी मेहनत से, तब उसे जाके पीपल के यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगी जो उसे चाहिए, और साथ में खुद की मान्यता भी कि मैंने ये चोट खाई है। उतने में ही जीलॉन्ग यहाँ पे आता है जो कि हीलिंग स्पेल का यूज करते हुए इसकी सारी मान्यताएं इसे छीन लेता है। फिर आगे से हंसते हुए चेहरा पकड़ लेते हैं, ये कहते हुए मान्यता चाहिए थी इनको। वह पे जीलॉन्ग उसे बड़े प्यार से पूछता है कि तुम्हें चोट लगी थी, तुमने बताया नहीं, और मेरुवी का हैंडसम स्कार धरा का धरा रह जाता है। खैर मेरुवी जीलॉन्ग से कहता है कि कोई मुझ पे नजर बनाए हुए है तो फिर अच्छे से एक्ट करना। जीलॉन्ग उसे कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कितना ज्यादा कन्विंसिंग रहेगा हमारी फाइट ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे एक्टिंग करते हो। जीलॉन्ग फिर से पूछता है कि तुम्हें उसके सिग्नल के बारे में पता कैसे चला। फिर आगे से कहते हैं कि तुमने जो अपना हाथ कटवाया था ना, तुम कुछ ज्यादा ही दर्द में चीख रहे थे। इतना कोई नहीं चीखता, खासकर एक्सपीरियंस वॉरियर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुझे फील हुआ कि वो बदल सा गया है क्योंकि वो बार बार मास्टर का नाम ले रहा था। इस पे जीलॉन्ग आगे से कहता है कि वो जरा सा भी नहीं बदला है, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि आसानी के साथ किसी को भी अपना मास्टर मान ले, लेकिन वो मास्टर वर्ड का इस्तेमाल बार बार कर रहा था ताकि वो यहाँ पे जो इल्जाम है वो किसी दूसरे के ऊपर डाल सके, क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहा था वो उसे यहाँ पे फोर्स की वजह से करना पड़ रहा था। इसीलिए वो खुद को यहाँ पे बहाना दे रहा था कि ऐसा तुम किसी और की वजह से कर रहे हो, तो अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तुम मजबूर हो। इसके बाद हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि दूरबीन से इनके ऊपर नजर बनाए हुए था, और वो मेरुवी से कहता है कि तुम फेल हो गए, जिसपे मेरुवी उसे कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ही करेक्ट थी, तुमने बोला था कि सिर्फ वहाँ पे 4 इंसान रहेंगे, ये तो डीमन कैसे आ गए। वो बंदा यहाँ पे मेरुवी से कहता है कि अब फ्यूचर की कौन गारंटी दे सकता है भाई, उन्हें पता था कि कल 4 लोग हैं, आज ये 2 कहाँ से आ गए, उन्हें कैसे पता चला। मेरुवी उसे कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं इतना ज्यादा चोटिल हो गया हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो बंदा यहाँ पे 5th सील लेवल पे है, तो फिर मैं ये मिशन अभी कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। अपने मास्टर को सॉरी बोल दो और ये भी बोल दो कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है ताकि 9th प्रिंसेस को यहाँ पे जिंदा पकड़ा जा सके। वो बंदा यहाँ पे मेरुवी से पूछता है कि तुम्हें पैसे चाहिए क्या सपोर्ट के रूप में, जिसपे मेरुवी उसे कहता है कि उसको यहाँ पे पैसा नहीं चाहिए बल्कि सीक्रेट सील पावर एलेक्सियर चाहिए, उसकी 10 बोतलें जिसको यहाँ पे होगा ने खुद बनाया हो, तब वो यहाँ पे 6th सील के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। अब मैं इस जगह को थोड़ा सा फॉरवर्ड करने वाला हूँ क्योंकि ये लोग करने वाले हैं मांड वाली सील पावर एलेक्सियर बोतल की। वो बंदा कह रहा था कि 10 बहुत ज्यादा है, इतनी तो हम लोग बना भी नहीं पाते जितनी तुम्हें चाहिए, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करने से यहाँ पे जो आदमी है वो फट सकता है, क्योंकि सील पावर पर्सनली होगा कि यहाँ पे इमेंस सील से बनाई जाती है। बेसिकली वो अपनी खुद की सील पावर इन बोतल्स के अंदर डालता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके बाद ये लोग मांडली भी शुरू करते हैं 10 से 6, 6 से 7 और आखिर में 2 पे आता है, तो यहाँ पे मेरुवी मान जाता है तो 2 उससे कम नहीं, जल्दी से लेके आओ, और तब तक के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे उनके ऊपर नजर रखूंगा कि वो लोग क्या करते हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ है। और पे जीलॉन्ग फिर से कहता है कि मेरुवी के उसके खुद के प्लान है, हम लोगों को अपना खुद का काम करना है, आज हम लोग आराम करेंगे और कल के लिए तुरंत बुल टाउन के लिए निकल जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे एवेड आती है जो कि अब इन लोगों की असलियत जान गई थी, इसलिए वो उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोग सच में यहाँ पे जीलॉन्ग और ये फे हो। जीलॉन्ग कहता है कि अब सिचुएशन इतनी ज्यादा आगे आ चुकी है तो फिर छुपाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जीलॉन्ग इन लोगों को बता देता है कि वो यहाँ पे जीलॉन्ग है और ये फे है, इसलिए ये चारों काफी ज्यादा हैरान हुए थे और आगे से माफी भी मांगते हैं कि ये लोग पहले बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे थे। एवेड भी आगे से शुक्रिया कहती है ये कहते हुए कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो उसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा है और रीपे भी कि वो लोग यहाँ पे उनकी मदद दोबारा ले पाए। जीलॉन्ग इन लोगों से कहता है कोई भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ कॉपरेट करो ताकि मैं अपना हाथ यहाँ पे जोयर से वापस ले सकूं। जिसपे ये लोग जीलॉन्ग से कहते हैं कि हम तुम्हारी सर्विस के अंदर हैं और हम लोग सब कुछ यहाँ पे रेडी कर देंगे कल तक। जीलॉन्ग लकड़ियां इकट्ठा करता है और रसुल्ला से कहता है कि मुझे ठंड लग रही है। रसुल्ला आगे से एशियंट गॉड ऑफ फायर शॉर्ट फोरहेड का स्पेल यूज करते हुए यहाँ पे चुटकी बजाते ही आग लगा देती है। ये बेसिक स्पेल है जो कि यहाँ पे ब्लैक स्मिथ, कुक्स और कैंपर से इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। आग जलाने के बाद में ये लोग मस्त यहाँ पे सो जाते हैं। वहीं पे चुटकी जीलॉन्ग के पास में आती है और उससे कहती है कि उसने यहाँ पे सेक्ट ऑफ ऑर्डर के कई सारे कलेक्टेड रिकॉर्ड्स को देखा है जिसके अंदर
अंदर यहाँ पे जिलोंग ने जो कुछ भी किया था उनके बारे में लिखा हुआ था। तो वो जिलोंग से पूछना चाहते थे कि वो सब कुछ सच है क्या। वहाँ पे इन तीनों के कान खड़े हो चुके थे क्योंकि इनको भी ये बात सुननी थी। तो चुटकी जिलोंग से यहाँ पे लॉर्ड सफोका और उसके बारे में एक सवाल पूछते कि उन दोनों के बीच में यहाँ पे टीयर ऑफ लेक के अंदर जो हुआ था वो सब कुछ सच है क्या। ये दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं चुटकी तो कुछ ज्यादा ही गॉसिपी है, सवाल पूछ रही तो देखो किस बारे में पूछ रही है। अगर मैं होता तो फिर मैं यहाँ पे व्हाइट सिटी डिस्ट्रक्शन के बारे में पूछता। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है व्हाइट सिटी डिस्ट्रक्शन ये तो वही चीज है ना जो कि लॉर्ड जिलोंग की हिस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा दाग है, जिसके अंदर बोला जाता है कि जिलोंग ने अपने ही लोगों की जान ली थी। ये कहानी क्या है ये तुम्हें आगे पता चलेगी। हालांकि एवेट उससे कहती है कि ऐसी बातों का इस्तेमाल ना करो, यहाँ पे जिलोंग के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। वह पिफी को पता है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, बेसिकली सफोका जिंदा नहीं है ना, इसलिए वो कहती है कि वो लोग कल बात करेंगे, अभी के लिए सो जाओ। जिलोंग कहता है कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जानना चाहती है तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। जिलोंग बताता है कि उस टाइम पे वो पांचों बॉस बहुत ही छोटे समय के अंदर वापस आए थे। बेसिकली जब जिलोंग ने टीम ज्वाइन की होगी तो फिर सिर्फ 1 ही 2 दिन हुए होंगे या फिर कुछ हफ्ते। जिलोंग कहानी बताता है कि वो लोग यहाँ पे टीआर लेक ऑफ विलेज से गुजर रहे थे, जिसको यहाँ पे कुछ डीमन क्लैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिलोंग ने बोला था कि वो खुद ही अंदर जाएगा विलेज के अंदर और सब कुछ सॉल्व करके आएगा, लेकिन सफोका को डर था कि शायद से कुछ हिडन डेंजर हो सकता है, इसलिए वो जिलोंग के साथ ही चली गई। सफोका और जिलोंग जैसे ही विलेज के अंदर आते हैं तो फिर उनको ग्रैंड वेलकम किया जाता है, एकदम बारातियों की तरीके। बेसिकली डीमन क्लैन ने जब इस विलेज को यहाँ पे खत्म किया था, डिस्ट्रॉय किया था, लोगों की जान ली थी, तब यहाँ पे एक शादी हो रही थी दो लोगों की जो कि न्यूलीवेड्स थे। एक दूसरे की मौत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और उनका दर्द बहुत ही ज्यादा था, इसलिए उनकी मौत के बाद में वो लोग वेंजफुल स्पिरिट के अंदर बदल गए थे, जो कि टीयर्स लेक विलेज के अंदर भटका करते थे और आसपास से गुजरने वालों की जान ले लेते थे। इसके बाद हम उन दोनों घोस्ट को देखते हैं जो कि आसपास भटक रहे थे, ये आपस में मर्ज हो गए थे, जिनको अभी भी लग रहा था कि उनकी शादी का ही दिन है और जो भी यहाँ से गुजरता था वो उसे अपनी शादी के अंदर बुला लेते थे। जिलोंग इजिली उन दोनों को पकड़ लेता है अपनी सील पावर का यूज करते और सफोका से कहता है कि अपनी होली लाइट का इस्तेमाल करो इन्हें खत्म करने के लिए। सफोका हैरान थी तो वो जिलोंग से पूछती है कि तुम ये काम खुद भी तो कर सकते हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इसमें जिलोंग आगे से कहता है कि आखिर में इन्हें कम से कम पीस तो मिल जाए, बेसिकली मोक्ष, जिसको तुम मुक्ति भी कह सकते हो। इसलिए सफोका आगे से होली लाइट का इस्तेमाल करती है, तो होली लाइट की मदद से ये लोग मरते तो हैं लेकिन इनकी आत्मा यहाँ पे पूरी तरीके से शांत हो जाती है और इनका रिकार्नेशन दोबारा एक साथ ही होगा। हालांकि जिलोंग इन्हें यहाँ पे मोक्ष देने के बावजूद भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर यहाँ पे नंबर बनाया था। इसको सफोका देख लेती है तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी जिलोंग अपनी शॉट को बाहर निकालता है और वो सफोका के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और अपनी शॉट को वापस रख लेता है। सफोका उसे पूछती है कि मैंने कुछ गलत किया क्या, तो जिलोंग आगे से माफी मांगता है। सफोका को कुछ भी समझ में नहीं आता तो जिलोंग कहता है माफी मांगी है, तुमने अचानक से मुझे छू लिया बिना किसी परमिशन के, तो फिर मैं अनकंफर्टेबल हो गया। इसके लिए सफोका झुक के यहाँ पे माफी मांगती है कि वो कुछ ज्यादा ही रेकलेस बिहेव कर रहे थे। जिलोंग लोगों को बताता है कि उसे लगा था कि सफोका एनिमी है, इसलिए उसने यहाँ पे अपनी शॉट बाहर निकाल ली थी और यही हुआ था जिसे चुटकी तो हैरानी हो गई थी। इसको लग रहा था कि रोमांटिक कहानी मिलेगी, पर पेफे को पूरा यकीन था कि ऐसा ही हुआ होगा जैसे इसकी हरकतें हैं, और इन दिनों को ये कहानी अमेजिंग लग रही थी। जिसके बाद ये लोग भटकते भटकते बुल टाउन तक पहुंच जाते हैं। ये जगह पूरी तरीके से यहाँ पे बिहड़ थी और एकदम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इसीलिए फिर आगे से कहती है अगर वो लोग बिना किसी प्लान के हमला करेंगे तो फिर उन्हें ही लॉस होगा। जिलोंग इन लोगों से कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा, छुपा रहूंगा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा, जब सही समय रहेगा तब हम लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला पड़ेंगे और जोहर को पकड़ लेंगे। इसके बाद अगला सीन टाउन का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा था कि जो कोई भी जोहर किंग को ज्वाइन करना चाहता है वो आके यहाँ पे टेस्ट दे। कई सारे डीमंस यहाँ पे आए हुए थे टेस्ट देने के लिए। बेसिकली ये जोहर का राइट हैंड या फिर उसका सबऑर्डिनेट बनने के लिए दिया जा रहा था। ऑफ कोर्स जिलोंग भी इन्हीं में से ही एक था। वहीं पे हमको एक स्लेव के ऊपर फोकस किया जा रहा था जिसने यहाँ पे रेड स्कार्फ पहन रखा था। वहीं पे ये लोग इन स्लेव का क्या इस्तेमाल करते हैं ये तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। वहीं पे जिलोंग इनको देखते यही सोचता है कि बहुत ही जल्द वो लोग यहाँ पे इनको हरा देंगे, जिसके बाद इन सभी स्लेव्स को आजाद कर देंगे। तभी वो बंदा जो कि यहाँ पे लोगों को अंदर ले रहा था वो कहता है कि आखिरी सीट बची हुई है, तो फिर जिलोंग सभी लोगों को धक्का देते हुए डायरेक्ट अंदर घुसता है। इसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट करने वाला था और ये ऊपर बैठा हुआ था और यहाँ पे कई सारे डीमन आए हुए थे सिर्फ जोयर को ज्वाइन करने के लिए। वो बंदा उन लोगों को बता देता है कि मैं तुम लोगों का एग्जामिनर हूँ। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को ही रिक्रूट किया जाएगा जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स को फिट बैठेंगे। हमें इलाइट चाहिए, ना कि कोई कचड़ा। वहीं पे हम लोग एक डीमन को देखते हैं जो कि जिलोंग के बगल में ही खड़ा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा कद में बड़ा हुआ था और साथ में ये खुद को हैंडसम समझ रहा था। तो ये जिलोंग को देखते उससे कहता है तू छुटकू यहाँ पे क्या कर रहा है। जिलोंग कोई भी जवाब नहीं देता है तो ये उसको धमकाते हुए कहता है मुंह नहीं खुल्ला क्या तेरा, जवानी काट दूंगा तेरी। उतने में एग्जामिनर के पास में यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है और आगे से कहता है कि जल्दी से शुरू करो। तो फिर आगे से क्रिस्टल बॉल हटाता है जो कि शायद से लेवल या फिर स्ट्रेंथ बताएगा और कॉम्बैक्ट लेवल भी, और ये वगैरह वगैरह बोलते ही जाता है और मुझे इसकी बात नहीं सुननी। इसके बाद यहाँ पे पहला बंदा आता है जो कि क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है नर्वस ना हो, अगर तुम्हारा टैलेंट अच्छा हुआ तो फिर तुम्हें यहाँ पे रिसोर्स मिलेंगे जिससे तुम्हारा टैलेंट और भी ज्यादा बढ़िया होगा।
हालांकि वो बंदा जब क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है तो फिर इसका टैलेंट काफी ज्यादा खराब था, सिर्फ 1 टैलेंट सील थी इसकी। और एग्जामिनर से पूछता है कि मैंने क्वालिफाई किया, उतने में एग्जामिनर अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हुए इसकी मुंडी बीच से उड़ा देता है, मतलब कान की बीच से। इसकी जबान के ऊपर एक ब्लेड लगी हुई है जिससे ये हमला करता है और आगे से कह रहा था कि इतना कमजोर, खुद को यहाँ पे क्वालिफाई समझ रहा था। इसके बाद ये चीखते हुए उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग बेवकूफ नहीं हो तो फिर अगर तुम 2 कौड़ी के हो तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा टाइम ना वेस्ट करो। तो फिर जो डीमन थे वो यहाँ से भागने लगते हैं जिनका लेवल यहाँ पे बहुत ही लो था। इसके बाद एग्जामिनर अपनी जेब का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उनके ऊपर हमला करता है और सभी की मुंडी उड़ा देता है जो कि यहाँ से भाग रहे थे। और उन लोगों से कहता है जब तुम्हें लगता है कि तुम लोग 2 कौड़ी के हो तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने का फायदा ही क्या है। तो फिर एक डीमन जो की दीवार से टकराया था वो दीवार टूटती है तो फिर वहां से एक बहुत बड़ा गोला बाहर निकलता है जिसके ऊपर हम लोग उस लाल स्कार्फ को भी देख पाते हैं, हाथ पैर चेहरे बाल, इस गोले के अंदर वो सब कुछ था। जिलोंग को शुरुआत में तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पे एग्जामिनर और लिस्ट वाला बंदा आगे से कह रहा था ये तो लॉर्ड की क्यूबिन है ना, ये अगले कमरे में कैसे आ गई। तो पे ये लोग इस गोले को क्वीन बोल रहे थे, सॉरी क्वीन नहीं कनक्यूबिन। जिसके बाद ये बंदा सोल्जर से कहता है कि लॉर्ड के क्यूबिन को वापस लेके जाओ और उसे बिल्कुल भी चोट ना पहुंचे। जिसके बाद लोग रस्सी से बांधते हैं और उसे यहाँ पे कहीं और ले जाने लगते हैं। तो जब इन्हें ले जाया जा रहा था तब ये रो रहे थे। ऑफ कोर्स मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसे देख के हैरान नहीं हुआ, मैंने इसे भी कई घिनौनी चीज देख रखी है। जिलोंग को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब उसका ध्यान यहाँ पे रेड स्कार्फ के ऊपर पड़ता है तब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये वही स्लेव है जिसको अभी कुछ टाइम पहले उसने देखा था। इसलिए जिलोंग का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तो एग्जामिनर उन लोगों से कहता है कि टेस्ट को कंटिन्यू करो। जिसके बाद वो लंबे वाले डीमन को बुलाता है कहते हुए कि जल्दी से आओ तुम। तो इसकी फट चुकी थी, आगे से कहता है पेट खराब है भाई, यहीं पे हक दूंगा, पहले मुझे हक के आने दो। तो जिलोंग उसको साइड में करता है, ये कहते हुए कि टाइम ही वेस्ट करना है तो लाइन से हट जाओ और अब मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा। जिलोंग उससे पूछता है कि मुझे जरा ये बताना कि यहाँ पे क्वालिफाई होने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इस पे एग्जामिनर उसे कहता है कि बस तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना है या फिर इतना ज्यादा बहादुर हो कि तुम यहाँ पे किसी भी चीज से ना डरते हो। जिलोंग कहता है कि और कुछ नहीं, जिस पे एग्जामिनर कहता है और कुछ नहीं। तो पे जितने भी डीमन थे वो सभी जिलोंग को हल्के मिले रहे थे, ये कहते हुए ये तो बिल्कुल भी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करने वाला। पे जो हैंडसम डीमन था वो आगे से खुश हो रहा था। जिलोंग बार बार यहाँ पे उसे सवाल पूछे ही जा रहा था और उसे इरिटेट कर रहा था। वो पूछता है कि ये डिवाइस मेरी स्ट्रेंथ बता देगा क्या, सिर्फ एक बार में ही। जिस पे वो आगे से कहता है ऑफ कोर्स शुरू तो करो। तो जिलोंग उससे पूछता है क्या तुम ताकतवर हो। तो एग्जामिनर उससे कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ भी, साले मैं 3rd स्टील पे हूँ, इतना क्वालिफाइड हूँ कि तेरा एग्जामिनर बन पाया हूँ। इसके बाद वो जिलोंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है अगर तुम टाइम ही वेस्ट करने वाले हो तो फिर मैं तुम्हें मौत ही दे देता हूँ। और जब अपनी जीभ बाहर निकाल के लहरा रहा था उतने में ही जिलोंग इसकी जीभ को पकड़ता और नाइफ को इसी की जीभ के अंदर घुसा देता है, इसकी मुंडी को पकड़ के। जिसके बाद दाहिने हाथ से वो क्रिस्टल बॉल को उठाता है। एग्जामिनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिलोंग ने इसकी गुद्दी दबोच के इसे मेज के ऊपर से चिपका रखा था। जिसके बाद जिलोंग क्रिस्टल बॉल उठाता है और गड़ाम से उसके सर के ऊपर दे मारता है। जिसके बाद दोबारा क्रिस्टल बॉल उठाता है और एक और बार दे मारता है। जिसके बाद तिबारा उठाता है और एक और बार दे मारता है और लगातार इसी तरीके से धड़ाम पे धड़ाम पे धड़ाम पे दे भट के मारे जा रहा था। माहौल इतना ज्यादा वहां पे गंभीर हो चुका था, इन सभी डीमंस की पैंट गीली हो गई थी। जिसके बाद जिलोंग क्रिस्टल बॉल को बड़े प्यार से साइड में रख देता है और उसी के बगल में हम लोग उस डीमन का सर देख पाते हैं जो कि अब मेज के बराबर हो चुका था। इतने फटके मारने के बाद में किसी का सर बचेगा क्या, इस पे साउंड इफेक्ट होता तो मजा ही आ जाता। इसके बाद जिलोंग उस लिस्ट वाले बंदे से कहता है कि मैं क्वालिफाइड हुआ या नहीं। तो उस बंदे की भी फट चुकी थी, वो आगे से कहता है हो गए भाई, तुम हो गए, जाओ तुम। इसके बाद ये बंदा उन लोगों को यहाँ पे कमरे दिखाता है, कमरे का तंबू दिखाता है, ये कहते हुए कि तुम लोग यहीं पे ही रुकोगे और टेंट को छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड जोयर खुद आएगा तुम लोगों के ऊपर यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए। इसके बाद जिलोंग अपने तंबू के अंदर जाता है और वहां से एक स्क्रोल बाहर निकालता है। इसके बाद हमें कुछ घंटे का पहले का सीन दिखाया जाता है। लीरो के अलावा जो इनके साथ एक और साथी था वो यहाँ पे अपनी टैलेंट सील का यूज करते हुए एक स्क्रोल की रेप्लिका बनाता है। इसके पास यही है, बेसिकली यही टैलेंट सील है कि वो एक चीज की यहाँ पे डुप्लीकेट बना सकता है और जो ओरिजिनल स्क्रोल रहेगा उसके ऊपर जो भी लिखा जाएगा वो डुप्लीकेट वाले के ऊपर यहाँ पे आएगा, यानी कि इसके जरिए वो लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए जिलोंग स्क्रोल के जरिए उन लोगों को बता देता है कि वो टाउन के अंदर आ चुका है। टाउन के बाहर हम इन लोगों को देखते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि जिलोंग अंदर जा चुका है। इसके बाद जिलोंग इन लोगों को बाकी इन्फॉर्मेशन देता है, ये कहते हुए सबसे पहले जोयर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी इकट्ठा करो। इसके बाद दूसरे रास्ते के अंदर वो लोग उसे यहाँ पे सबसे अलग करेंगे। जिसके बाद एक साथ उसके ऊपर यहाँ पे हमला करेंगे, उसे चारों तरफ से घेर के। ये था इन लोगों का प्लान। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और बंदे को देखते हैं जो कि शायद से जोयर का कुछ ज्यादा ही चाहता होगा और वो यहाँ पे जिलोंग को खुद इंस्पेक्ट करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि जिलोंग ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस जो दी थी, इसीलिए जोयर ने खास खुद यहाँ पे उसे भेजा था। कोई भी हम लोग जिलोंग को देखते हैं जो कि स्क्रोल को शायद से अपने हाथ के अंदर छुपाने वाला था, क्योंकि वो उसे यहाँ पे इस तरीके से तंबू के अंदर तो रख नहीं सकता। वो भी बंदा उस लिस्ट वाले से पूछता है कि तुमने उसकी तलाशी ली, जिसपे वो कहता है कि अभी तक नहीं, और मन के अंदर सोचता है कि ले भी कैसे सकता हूँ, फटके याद है अभी तक, आवाज सर में घूमती है। खैर इसके बाद इसने बिल्कुल वैसे ही रेड मारी थी जैसे हॉस्टल के अंदर टीचर्स मार देते हैं और ईडी वाले मार देते हैं नेताओं के घरों पे। जिलोंग भाषण वाषण नहीं करता और साफ कहता है अपना टाइम लो, जो ढूंढना है
ढूंढ लो। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पे जिलोंग की अच्छे से तलाशी लेता है और उसके पूरे तंबू को भी अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी यहाँ पे सस्पिशियस आइटम नहीं मिलता है। तो वो जिलोंग से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तो मैं यहाँ पे जोयर खुद पर्सनली देखना चाहता है। जिसके बाद जिलोंग हम लोगों को दिखाता है कि उसने स्क्रोल को अपने हाथों के बीच में छुपा लिया था, जिसके बाद में उसने हीलिंग मैजिक का यूज कर लिया था ताकि जो घाव है वो तुरंत ही हील हो जाए। मानता हूँ स्क्रोल छोटा सा है, हाथ के बीच में आ जाएगा, लेकिन इरिटेशन नाम की भी एक चीज है भाई। अरे लोग भाई सोना पिछवाड़े में डाल लेते हैं तो फिर भी स्क्रोल है। कर इसके बाद वो बंदा जिलोंग को यहाँ पे जोयर के पास में ले आता है और उसे मिलवाने के बाद में यहाँ से कट लेता है। वहीं पे जिलोंग देखता है कि उसका हाथ किस वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जोयर भाई साहब यहाँ पे पियानो बजा रहे थे। जिलोंग के हाथ का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है, मुझे तो लगा आगे पीछे करने के लिए होगा कुछ। खैर ये पियानो बजाते बजाते बीच में उंगलियां रोक देता है, तो सन्न वाली आवाज नहीं आती वैसे ही आवाज आती है। इसके बाद ये खड़ा होता है और कहता है कि जब भी इसको किसी को मारने की एकदम तीव्र इच्छा होती है तब ये पियानो बजाता है ताकि वो उस इच्छा को यहाँ पे शांत कर सके। ये जिलोंग के पास जाता है और उसे कहता है डरो नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में यही पूछना चाहता हूँ कि तुम हमारी जोयर आर्मी के बारे में क्या सोचते हो। जिलोंग इस आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं पूछता, बल्कि वो जोयर से ये पूछता है कि तुम अपनी मारने की इच्छा को सप्रेस क्यों करते हो, यानी कि कम। तो इनके पीछे हम लोग देखते हैं तो एग्जीक्यूशन चल रहा था, जहाँ पे जिस बंदे का एग्जीक्यूशन होने वाला था वो जोयर आर्मी के खिलाफ हमेशा बोलता था, उनके खिलाफ जाता था, तो आज उसे पकड़ लिया गया था। जोयर जिलोंग को अपना जवाब देता है कि वो मारता इसलिए नहीं क्योंकि वो मारना नहीं चाहता। जिसपे जिलोंग आगे से कहता है कि जब एक बच्चा भूखा होता है तो वो दूध के लिए मांगता है, हम डिमंस पैदा ही इंसानों को मारने के लिए हुए हैं, हम अपने नेचर के खिलाफ में कैसे जा सकते हैं। बेसिकली अगर शेर के तौर पे पैदा हुए हो तो फिर हिरोना का शिकार तो करना पड़ेगा ही ना, खाने के लिए, वही वाली बात है। जोयर आगे से इसका भी जवाब देता है ये कहते हुए कि हाँ ये एक इंस्टिंक्ट है जो कि डीमन एम्परर ने इनके ब्लड के अंदर डाला है। डीमन यहाँ पे नेचुरल एनिमी है वर्ल्ड के सभी क्रिएचर्स के लिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आजादी है कि मैं क्या चूज करता हूँ। और पीछे से उस बंदे का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद अब जोयर की बारी थी और वो जिलोंग से पूछता है मैंने जो भी पियानो की मेलोडी प्ले की तुमने उसे पहले सुना हुआ है क्या। जिलोंग आगे से झूठ बोलता है कहते हुए कि उसे इंसानों का म्यूजिक समझ में नहीं आता, तो जोयर उसके ऊपर हमला कर देता और उसे जमीन में दे मारता है और उससे कहता है झूठ, जब मैं प्ले कर रहा था और गलत कर रहा था तो तुमने यहाँ पे उसे नोटिस किया था। जिसके बाद वो जिलोंग को गुद्दी से पकड़ के ऊपर उठा लेता है ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पे डिसऑनेस्ट पीपल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं तुम्हारे ब्रूटल तरीकों का फैन न होता, यानी कि इसने जो क्रिस्टल बॉल दम दम दे मारा था उसका जोयर फैन बन चुका है, अगर वो ना हुआ होता तो अब तक वो जिलोंग को मार चुका होता इस झूठ बोलने की वजह से। जिसके बाद वो जिलोंग से एक और सवाल पूछता है कि उसका जो ब्लड लस्ट है बेसिकली खून करने की तीव्र इच्छा, वो इंस्टिंक्ट है या फिर पैशन है। इंस्टिंक्ट के एग्जांपल मैं तुम्हें बास्केटबॉल से दूंगा। अगर तुम्हारी हाइट लंबी है और तुम अच्छे से निशाने लगा लेते हो और तुम यहाँ पे बास्केटबॉल अच्छे से खेल लेते हो तो फिर इसको इंस्टिंक्ट बोला जाएगा, एक ये नेचुरली तुम्हारी बॉडी के अंदर कोडेड है। तो इसी तरह पैशन, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है लेकिन इसके बावजूद तुम्हें बास्केटबॉल खेलना है और तुम अच्छे से खेलते हो तो ये तुम्हारा पैशन कहलाएगा। तुम बास्केटबॉल इसलिए नहीं खेल लेगे क्योंकि ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, बल्कि इसलिए खेल लो क्योंकि तुम्हारे पास पैशन है, एक बहुत ज्यादा जटिल इच्छा जो तुम्हें मजबूर करती है कमियां होने के बावजूद बास्केटबॉल खेलने के लिए। और जिलोंग अपने जवाब में कहता है आधा आधा, यानी कि इंस्टिंक्ट भी और पैशन भी है। जोयर उसको छोड़ देता है क्योंकि जवाब में कोई भी झूठ नहीं था। जोयर उससे कहता है कि तुम अपने इंस्टिंक्ट के एक स्लेव हो और कुछ भी नहीं। डीमन एम्परर ने जो तुम्हारे अंदर डाला तुम उसके अब गुलाम बन चुके हो, ना कि उसे तोड़ के आजादी की चाह रखते हो, बल्कि तुमने उसी चीज को अपना पैशन बना लिया। कितना ज्यादा घिनौना है ये। जिसमें जिलोंग आगे से कहता है कि ये तो ग्रेट किंग को चाहिए ना, एक स्लेव जो कि उनके कहने पे सब कुछ करे भले उसकी करने की कुछ इच्छा ना हो। जोयर उसे कहता है कि तुम मेरे पास किस लिए आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। जिलोंग मन के अंदर तो सोचता है कुछ और बोलता है कि वो तो बस उसकी साइड पे रह के उसकी जो खून की इच्छा है वो अपनी कम करना चाहता है, उसे सेटिस्फाई करना चाहता है। जोयर उसे कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं, और इसका भी कुछ और प्लान था और ये जिलोंग को एक स्लेव की तरीके इस्तेमाल करना चाहता है अपने गंदे काम के लिए। उतने में हम देखते हैं कि कोई यहाँ पे भागते हुए आता है और जब जिलोंग उसकी तरफ देखता है तो ये एक छोटी सी बच्ची थी जो कि जोयर को अपना फादर कह रही थी और वो उसके लिए यहाँ पे फूलों का एक माला बना के लेके आई थी जो घर के बाहर पेड़ों से नीचे गिर जाती है, उन्हें लेके आती है क्योंकि उन्हें तोड़ नहीं पाती। अभी तक हमने साफ देख लिया है कि यहाँ पे डीमंस बहुत ही ज्यादा मतलबी हैं और उनके लिए इंसानों की कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन जोयर उसका उल्टा है। वो उस लड़की के मुंह पे एक थप्पड़ मार देता है जान लेने की जगह पे और उसे कहता है कि 1000 बार बोला है कि उधर उधर ना भागा करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। जिसके बाद वो उसके ऊपर यहाँ पे अपने पैरों का भी इस्तेमाल करता है और कहता है कि तुम तो यहाँ पे डॉग से भी बदतर हो, तुम्हें ट्रेन करना इतना ज्यादा मुश्किल है। इस लड़के का नाम सीना है जो कि यहाँ पे जोयर से कह रहे थे कि फादर ना मारो मुझे, मेरी ही गलती थी। जोयर सीना को उसके पट्टे से उठा लेता और उससे कहता है कि मुझे फादर ना बुलाओ, तुम बस एक 2 कौड़ी की स्लेव हो और कुछ भी नहीं। उतने में यहाँ पे राइट हैंड आता है जो कि जोयर को बताता है कि इविल ड्रैगन बाहर ही उड़ रहा है। जोयर आगे से कहता है कि अच्छे इरादे से तो आया नहीं होगा, वैसे भी आज का दिन बढ़िया है उसे मिलने के लिए। इसके बाद वो सीना को
नीचे छोड़ देता है और उसे कहता है कि अपने कमरे में जाओ, कमरे नहीं बेसमेंट के अंदर जाओ। वहीं पे उसने जिलोंग को हायर कर दिया था, वो उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई था। जिसके बाद जिलोंग को उसके यहाँ पे बेसमेंट में ले जाया जा रहा था। वहीं पे वो सीना को जाते हुए देख रहा था कि वो किस तरफ जा रही है। जिसके बाद हम लोग मेरुवे को देखते हैं जो कि यहीं पे ही भटक रहा था और ये सच में रास्ता भूल गया था भाई कि कहाँ गए वो लोग। इसको राटा काटना था लेकिन अब ये असलियत में बदल गया था। उतने में हम लोग जोयर को देखते हैं जो कि जिलोंग के हाथ का इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर उठाता है और उसको यहाँ पे इविल ड्रैगन की तरफ फेंक के मारता है। इविल ड्रैगन को उस घंटाघर से एकदम एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुआ था और उतने में जोयर ने वो पत्थर फेंक दिया था और ये एकदम बुलेट की तरीके आगे बढ़ता है और इविल ड्रैगन बड़ी तेजी से उसे डॉज करता है। ये मुश्किल से ही डॉज कर पाया था लेकिन ये पत्थर जो गया था ये बादलों को चीरते हुए गया था। जो यहाँ पे काले बादल थे अब पूरा सवेर उजेरा था। ऐसे तो इविल ड्रैगन की भी फट गई थी कि ये था क्या भी, इस हाथ की शक्ति देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ इससे अगर गूनिंग की जाए तो क्या होगा, या तो हथियार टूटेगा या फिर हाथ, डिपेंड ऑन हार्ड क्या ज्यादा है। जिलोंग भी आगे से इस काले अंधेरे को साफ बादल में बदलता हुआ देखता है और आगे से कहता है ये ताकत तो वापस लेनी ही पड़ेगी। फिर जोयर के गार्ड उसकी पावर को देख के हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं तुम तो स्ट्रांग हो। जोयर उन लोगों से कहता है कि रिलैक्स ना हो। सभी लोगों से कहते हैं कि वो लोग तैयारी बनाए रखें और हमेशा यहाँ पे गार्ड रहे। इसलिए सभी लोग पेट्रोलिंग में जाने लगते हैं। वहीं पे जिलोंग मन के अंदर सोचता है अगर ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो फिर इनके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन का जरिया होगा ही होगा। जिसके बाद वो दोबारा अपने हाथ को सांप के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है और उनमें से सभी लोगों को काट लेता है। उसने इन लोगों के अंदर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अपनी सेल पावर डाल दी थी जिससे वो इन लोगों के यहाँ पे रास्ते का पता लगा पाएगा कि कौन सा कितना यहाँ पे कौन कितना पेट्रोल करता है। इन लोगों को पता इसलिए नहीं चला था क्योंकि यहाँ पे कांटे पड़े हुए थे, इन्हें लग रहा था कि कांटे लग गए हैं। और डिमंस की बुद्धि तुम्हें पता ही है, सेल पावर की वजह से ये लोग जब जब यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे तो फिर सभी रास्ते यहाँ पे जिलों को पता चलते जा रहे थे कि कितने गार्ड है और कहाँ से पेट्रोलिंग की जाती है। बेसिकली कौन सा रास्ता यहाँ पे एकदम साफ रहेगा अंदर आने के लिए और हमला करके भाग जाने के लिए। इसलिए जिलोंग ने ये सब कुछ किया और उसे यहाँ पे काफी सारे रास्ते पता भी चल जाते हैं। हालांकि वो 2-3 दिन और ज्यादा वेट करना चाहता है ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल सके। जिसके बाद उसकी नजर उसी फूल के ऊपर पड़ती है जो कि सीना बना के लेके आई थी। जिसके बाद हम लोग सीना को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने चेम्बर के अंदर थी और तभी जिलोंग यहाँ पे आता है जो कि उसके लिए फूल लेके आया था, ये कहते हुए कि शायद से तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। तो सीना फूल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनको ले लेती है और खुद ही दरवाजा खोलती है, ये कहते हुए कि पुराने वाले फूल शायद से फादर को पसंद नहीं आए होंगे क्योंकि वो गंदे थे। जिलोंग हैरान था ये देखे कि इन लोगों ने दरवाजा बंद नहीं किया और वो सीना से पूछता है कि तुम जोयर को यहाँ पे अपना फादर क्यों बुलाती हो, तुम तो एक ह्यूमन हो ना। इस पे सीना मुस्कुराते हुए बताते हैं कि जोयर वो पहला इंसान है जो कि सबसे बढ़िया है और उसे अच्छे से यहाँ पे ट्रीट करता है काइंडली। सीना काइंडली जिसका मतलब ये है कि पास्ट में जितने भी लोग होंगे जो कि जोयर से पहले होंगे वो इसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते होंगे। होता नहीं तुम सुबह से भूखे और थोड़ी सी रोटी मिल जाए तो उसी में खुश हो जाते हो, बिल्कुल वही वाला हाल है इसके साथ में। और सीना जोयर को फादर सिर्फ इसीलिए बोलती है क्योंकि उसने सुना था कि सिर्फ फादर और मदर ही अपने बच्चों को काइंडनेस के साथ में ट्रीट करते हैं। इसके हालात काफी ज्यादा खराब है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खराब है। होता नहीं ब्रेन वॉश वही है। ये आगे से बोलती है कि यहाँ पे जोयर को डर लगता है कि बुरे लोग इसको यहाँ पे चुरा ले जाएंगे, इसीलिए वो इसके ऊपर खास कॉलर लगाता है और इसको यहाँ पे बंद रखता है। खाना वो उसको हर टाइम देके जाता है और जब भी ये गलती करती है तो सिर्फ कुछ ही बार इसको मारता है। यहाँ तक कि जिलोंग भी आगे से कहता है अगर तुम इसको काइंडनेस बोलती हो तो फिर तुम पता नहीं किस टाइप के दरिंदे से मिली थी पहले जो तुम्हें पता नहीं कैसे ट्रीट करता होगा। सीना को कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ उसे उतना याद है कि वो सभी लोग एकदम हरामी थे और एकदम बर्बाद थे और बुरे थे। लीरो ने जिस डिमन किंग ब्लानिर के बारे में बताया था वो यहाँ पे सीना को जोयर के हाथों में देके गया था, ये कहते हुए कि तुम उसका ख्याल रखना और इसे बड़ा करना और फ्यूचर में मुझे वापस कर देना, जिसके लिए जोयर मान गया था। जिसके बाद हम लोग सीना को देखते हैं और ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। ऑथर बस करो भाई, हमें पहले डिमन से नफरत है लेकिन इतनी भी ज्यादा ना कराओ। जिलोंग मन के अंदर सोचता है कि बेचारी को पता भी नहीं है कि इसको यहाँ पे स्लेव की तरीके ट्रीट किया जाता है और वो सीना से कहता है कहीं तुम बाहर जाके घूमना नहीं चाहती, बाहर और भी कई सारे अच्छे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे और बाहर करने को काफी कुछ है। सीना पूछती है कि वो क्या चीजें कर सकती है। वह जिलोंग मन के अंदर सोचता है कि इसको एक अच्छे साथी और साथी में टीचर की जरूरत है जो कि इसे सिखा सके और बता सके कि ये सब कुछ गलत है ताकि ये फ्यूचर में अच्छे से ग्रो हो पाए। वह जिलोंग ये भी सोच रहा था कि कौन इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा जो इसे सिखा सकेगा और ये अच्छे से ग्रो हो पाएगी। वह सीना जिलोंग से कहती है कि तुम्हें इन फ्लावर्स के बारे में पता है तो फिर तुम्हें बहुत कुछ पता होगा और वो जिलोंग से कहती है कि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता तो फिर क्या जिलोंग उसको बाहर की कहानियां सुना सकता है जो बाहर किया जाता होगा। जिलोंग अभी उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसको यहाँ पे जोयर के बारे में कुछ और भी पता लगाना है, तो वो यहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि अगली बार आऊंगा तो बताऊंगा। और सीना उसको जाने देती है, उसे रोकती टोकती बिल्कुल भी नहीं और तबीयत से इसके कॉलर से खुल के नीचे गिर जाती है तो ये उसे बांधने लगती है, नहीं तो जोयर नाराज हो जाएगा।
जिसके बाद कॉलर के ऊपर रस्सी बांधती है और दोबारा पहन लेती है कॉलर को, और हम इसके गले के ऊपर वही लाइनें देख पाते हैं, लाइनें नहीं सॉरी नंबर्स को देख पाते हैं जो कि जीलोंग के चेहरे के ऊपर है। बेसिकली इसके पास भी वही टैलेंट सील और पावर है जो कि यहाँ पे जीलोंग के पास में है। जिसके बाद हम लोग मेरुवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसी बंदे के पास में आता है जो कि उसे काम देता है और उसको बताता है कि देखो भाई, नाइन्थ प्रिंसेस अब यहाँ पे सिटी के अंदर जा चुकी है और वो यहाँ पे जोयर की टेरिटरी है और वहाँ पे जाना हद से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तो जाने नहीं वाला। पर तो इस बंदे का नाम साइमन है जो मैं आगे से पढ़ाया हूँ। ये मेरुवे से कहता है ठीक है, मैं जोयर से जाके यहाँ पे नेगोशिएट करता हूँ, तब तक तुम यही रुको। जिसके बाद ये आगे से यहाँ पे अपनी अबायस वॉकर टैलेंट सेल का इस्तेमाल करता है शैडो डाइव और यहाँ से कट लेता है। जिसके बाद हम लोग जीलोंग को देखते हैं जो कि दोबारा सांप वाले रूप के अंदर जोयर के कमरे के अंदर आया हुआ था उसके ऊपर नजर रखने के लिए। वह जोयर पता नहीं कि अपनी सील पावर को यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से निकाल रहा था। इसको सील पावर प्रिसेप्शन बोलते हैं। बेसिकली ये सील पावर को एक ऑब्जेक्ट के रूप में फैलाता है पूरे इस कमरे के अंदर, जिससे आसपास यहाँ पे अगर कोई दूसरा सील यूजर होगा तो उसे पता चल जाएगा। ये जो फ्लक्चुएशन था वो यहाँ पे जीलोंग के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन जीलोंग इसको यहाँ पे बच्चों का खेल कहता है। लेकिन जोयर अभी भी यहाँ पे कहता है कि बाहर आओ, तुम्हें अगर लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। इसे तो एक बार तो जीलोंग भी हैरान हुआ था कि पता चल गया क्या बे, लेकिन जोयर यहाँ पे जीलोंग से नहीं बोल रहा था, दरअसल वो यहाँ पे साइमन से बोल रहा था जो कि यहीं पे ही छुपा हुआ था। साइमन बाहर निकलता है और उससे कहता है कि तुम घटिया चीज, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो। जोयर उससे कहता है कि तुम मेरे घर के अंदर चले आए हो तो फिर भाषण तो दोगे नहीं ना, बताओ किस लिए आए हो। साइमन उसे साफ कहता है कि देखो, मैं और इविल ड्रैगन एक साथ काम करते हैं, हम तुम्हारे किसी भी मामले के अंदर टांग नहीं अड़ाना चाहते, हमारा कुछ अलग मैटर है, बस हम अपने काम से काम मतलब रखेंगे और तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो जोयर उससे कहता है कि तुम मेरे घर के अंदर घुस के और मुझे को ही बता रहे हो और अपनी कंडीशन खुद ही रख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स की कमी है। जिसमें साइमन भी आगे से भड़क जाता है ये कहते हुए कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकता, चुटकियों में तुमको निपटा दूंगा मैं। फिर हम लोग साइमन के पास में एक लालटेन देखते हैं जो कि उससे कह रहा था कि बड़ी आवाज आ रही है भाई, कुछ तो करो। तो फिर साइमन उस लालटेन से कहता है कि तुम सही समय पे आए हो चीफ, जल्दी से बाहर निकलो और इस दो कौड़ी चीज को यहाँ पे खत्म कर दो। जोयर आगे से घबराते हुए कहता है कि ये तो वो इनहेरिटेड ट्रेजर है ना, ओल्ड डॉली रिपब्लिक द स्पिरिचुअल डोमेन लालटेन, जो कि यहाँ पे स्पेस के अंदर ट्रेवल कर सकता है। साइमन आगे से खुश हो जाता है और आगे से कहता है डर लग रहा है तेरे को, अब तू समझ जा कि हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। और उतने में जोयर आगे से हंसते हुए कहता है कितनी अजीब बात है, मेरे पास भी है ये। इससे साइमन को बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये कैसे हो सकता है। उतने में उन दोनों लालटेन के अंदर से कोई बंदा बाहर निकलता है और कहता है कि तुम दोनों फालतू में लड़ाई बंद करो। और उन दोनों लालटेन के अंदर से ये बंदा बाहर निकलता है और मुझे शुरुआत से ही नापसंद आया था इसकी मुस्कान देख के, और ऊपर से बाल तो ब्लोंड है ही है। खैर जोयर इसका सबऑर्डिनेट है और साथ ही में साइमन भी। जोयर यहाँ पे ट्रुप्स को हैंडल करने में इसकी मदद करता है और साइमन यहाँ पे होस्टेजेस को पकड़ने में मदद करता है, इसलिए हम सभी लोग दोस्त हुए ना कि दुश्मन। इसका नाम मैटियास है। वो भी जीलोंग सबसे ज्यादा हैरान हुआ था जिस बंदे ने यहाँ पे मेरुवे को हायर किया था इवेट को पकड़ने के लिए, और साथ ही में जोयर के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो एक ही पर्सन है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है अब। इसके बाद मैटियास यहाँ पे जोयर का हाथ पकड़ता है और साथ ही में साइमन का भी, ये कहते हुए कि एक रोक है और दूसरा बीसप। रोक को चेस के अंदर हिंदी में हाथी बोलते हैं और बीसप को ऊंट है। अब ये कितने कदम चलते हैं भगवान ही जाने, इसलिए ये दोनों साथी हुए और उसके प्यादे भी। और जब तक गेम चलता है इन दोनों को एक साथ ही रहना है। और मिटाया शायद से स्ट्रॉन्ग है या फिर उसकी यहाँ पे बाइकिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये दोनों तुरंत इस चीज के लिए मान जाते हैं। इनका गोल अभी क्या है मुझे साफ पता नहीं चला, बस ये लोग ग्रेट एम्परर होगा और साथ ही में कुछ लोगों को पीछे हटाना चाहते हैं बेसिकली उनकी जगह से, और खुद को यहाँ पे पता नहीं सन ऑफ ऐना यानी कि ऐना का कुछ मानो या फिर सिटीजन ही मानो है भाई। इसके बाद मैटियास जोयर से कहता है कि मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे प्रिंसेस और उसके जितने भी साथी हैं उनके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया है। इस पे जोयर आगे से बताता है कि वो लोग परेशानी खड़ी कर रहे थे, इसलिए उसने यहाँ पे अरेस्ट वारंट इशू किया ताकि यहाँ पे जो बैंडेड गैंग्स है वो यहाँ पे उनको खत्म कर दे। मिटायस उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अरेस्ट वारंट इशू करो, उसे वापस ले लो, उन्हें परेशान ना करो। जोयर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो आगे से कुछ बोल ही रहा था, उतने में ही मिटायस उसके सर को पकड़ता और नीचे झुकाते हुए कहता है कि मुझसे आर पार मत करो। मैंने तुम्हारे पुराने मास्टर ब्लानिर से सुना था कि तुम काफी ज्यादा जिम्मेदार हो और बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुनते हो अगर मगर नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें खरीदने के लिए मान गया था उस सिंगल टॉय के साथ में जो कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे दिया था, इसलिए मुझे फालतू में चिंता ना दो। जोयर का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था लेकिन वो कुछ कह भी तो नहीं सकता। वो आगे से यही बोलता है कि समझ गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, बस उम्मीद करता हूँ कि तुमने जो वादा किया है वो पूरा करोगे मुझे मेरी आजादी का। मिटायस उससे कहता है आजादी। इसके बाद वो एक मैजिकल टूल दिखाते हुए कहता है मुझे पता नहीं कि तुम्हारे मास्टर को ये खिलौने कहाँ से मिले, लेकिन मैंने इसका आधा हिस्सा तोड़ दिया तो फिर जो आधा हिस्सा तुम्हारे दिमाग के अंदर है वो भी टूट जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा सर हवा में ही गायब हो जाएगा। चिंता न करो, जैसे ही मैं ये गेम जीत जाऊंगा मैं तुम्हें ये आधा हिस्सा दे दूंगा, जिसके बाद तुमको तुम्हारी आजादी मिल जाएगी और मुझे मेरा गेम। इसलिए जो काम दिया जाए वो खुशी खुशी करो और कोई भी बवाल न खड़ा करो। चलो बातें बहुत हो गई, अब सभी लोग अपने हिसाब से काम करो जैसा तुम्हें दिया गया है। साइमन तुम अपने इविल ड्रैगन के साथ में काम करो और जोयर मैंने
यहाँ पे कुछ नई लड़कियां लेके आई है, चलो तुम्हारी कॉन्क्यूबेंस की विंग के पास में चलते हैं, बेसिकली इसकी 100 पत्नियों के पास में। सामन जोहर से कहता है मुझे कमरा चाहिए, मैं यहीं पे रुकूंगा। जोहर उससे कहता है साले हो थोड़ी ना है, बाहर सो जाके पत्थर पे, मेरे लोग कम्बल दे देंगे। फिर इसके बाद जोहर यहाँ पे अपनी कॉन्क्यूबन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, वही गोला जो कि लड़कियों से मिलके बना था, और जी लोग उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो लोग इसी तरीके से फॉलो करते हुए एक एकदम नीचे वाले चेम्बर पे आ जाते हैं जहाँ पे वो पूरा गोला था। बेटा ऐसे जोर से पूछता है कि वो लोग पैदा होने वाले हैं ना, जिसपे जोहर आगे से कहता है हाँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस गोले के अंदर से छोटे छोटे अंडे बाहर निकल रहे थे। जिसके बाद जब वो अंडे यहाँ पे टूटते हैं तो फिर उनके अंदर से यहाँ पे डीमन हाइब्रिड बाहर निकलते हैं, जो कि डीमन एम्परर सिमुलस का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि आपका ऑर्डर क्या है। जिसके बाद इसी तरीके से और भी कई सारे अंडे बाहर निकलते रहते हैं। पिटायस आगे से हंसते हुए कहता है बुरा नहीं है जो मेथड मैंने यहाँ पे बनाया है, जिससे हम लोग यहाँ पे ह्यूमन और डीमन क्लैन के बीच में हाइब्रिड को बना सकते हैं। ना है इनके पास डीमन क्लैन की कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली ये सिंग और उनका कलर बेसिकली डीमन के तरीके रहते हैं, और साथ ही में जब ये पैदा होते हैं तो तुरंत ही अपने एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं। बेसिकली ये बच्चे नहीं पैदा होते, सीधा एकदम एडल्ट जब अंडा फूटता है तब। और साथ ही में इन्हें कमांड देना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इनका यहाँ पे जो खून करने की इच्छा है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब ब्लड लस्ट की। और सबसे जरूरी बात, पैदा होते ही इनके पास यहाँ पे सेकंड सील और साथ ही में अथॉरिटी रहती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और साथ ही में ये लोग इस तरीके से बहुत ही सारे हाइब्रिड डीमंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सभी हाइब्रिड आगे उड़ रहे थे और ऑर्डर ही मांगे जा रहे थे। बिटायस यहाँ पे जोहर से कहता है इन्हें भी अच्छे से ट्रेन करो, और जब मुझे इनकी जरूरत होगी लालटेन का यूज करते हुए इनको मेरे पास टेलीपोर्ट कर देना। और हाँ, इनको सबसे अच्छे और सबसे सिंपल तरीके से ट्रेन करना। बेसिकली जोहर इन लोगों को कमांड देता है कि यहाँ पे ग्रेट डीमन एम्परर सिमुलस की वजह से लॉर्ड मिटायस तुम लोगों का सुप्रीम कमांडर है और मैं तुम्हारा असिस्टेंट कमांडर। बेसिकली सबसे ऊपर इन लोगों के लिए लॉर्ड सिमुलस है, जिसके बाद मिटायस है, जिसके बाद यहाँ पे जोहर है। और क्योंकि लॉर्ड सिमुलस अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है इन लोगों के लिए, हमें तो पता है कि भड़वा जिंदा है, अभी भी बाहर भटक रहा है, लेकिन इन्हें नहीं पता, तो फिर मिटायस ही इन लोगों के लिए सुप्रीम कमांडर हुआ, वही इन्हें ऑर्डर दे सकता है। जिसके बाद जोहर। और ऐसा नहीं कि हर एक यहाँ पे अंडा फूटेगा ही फूटेगा, यहाँ पे कुछ फील्ड स्पीसीजमेन भी रहते हैं जिनको जोहर डिस्पोज कर देता है, यानी कि उनको मार देता है। जिसके बाद मिटायस डीमन क्लैन के बारे में कुछ ऐसा बोलता है कि एकदम जैसे कि डीमन क्लैन और एक पड़े हुए पत्थर की तरीके हैं, जिनको एक मास्टर की तलाश है जो इनको पॉलिश करे और इनको एकदम मस्त आर्ट ऑफ पीस के अंदर बदल दे। बेसिकली डीमन क्लैन के अंदर अभी बहुत कुछ है जिसको भी निकाला जा सकता है, उन्हें ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन कोई कर नहीं रहा। उन्हें बस एक मास्टर की जरूरत है और मिटायस वो मास्टर खुद को मानता है। आइडियोलॉजी माय दोस्त, आइडियोलॉजी। और जोहर आगे से कहता है मुझे आर्ट के बारे में घंटा नहीं पता, जिसपे मिटायस उससे कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद हम लोग मिटायस के मेंशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे कई सारी लड़कियां आ रही थी। ऑफ कोर्स ये सभी ऑर्फन थी और गरीब थी, और इनको यहाँ पे मिटायस ने खरीद लिया था या फिर इन लोगों को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि इनमें एक थी, उसे ये लग रहा था कि इनको अडॉप्ट करने वाला कोई खूबसूरत बुढ़ा ही होगा जो कि इन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है, और इन लोग यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर ये मर भी गए तो भी इन्हें ढूंढने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तभी मिटायस इन लोगों के सामने आता है, उनको एकदम अच्छे से ट्रीट करता है। होता नहीं हैंडसम बॉय, एकदम राजकुमार वाली, एकदम प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट दे रहा था, और ये सभी पट भी जाती है, एकदम खुश हो जाती है। कहते कि जो भी कंप्लेंट कर रही थी कि ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमको चौकन्ना रहना चाहिए, वो भी आगे से पिघल जाती है ट्रीटमेंट देख के। और ये सभी मिटायस से कहने लगते हैं कि हम तो तुम्हारी पर्सनल मेड बनने तक को राजी है। और मिटायस इन लोगों से कहता है कि चलो सब कोई एक साथ रहता है हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद पलक झपकते हैं वो इन्हें छूता और अपनी टैलेंट सील का इस्तेमाल करते हुए इनको उसी गोले के अंदर बदल देता है जिसको हम लोग अभी तक बोलते हुए आ रहे हैं। और पता नहीं इसको क्या ही बोलो भाई, कॉन्क्यूबेंट बोल रहे हैं इसको ये लोग। बाद में मिटायस की जो एबिलिटी है उसका नाम बॉडी आर्ट टैलेंट सील है। मिक्सिंग पिगमेंट्स, बेसिकली छोटे छोटे कणों को आपस में मिला देना। ये सभी इंसानों को आपस में मिला दे रहा है, यानी कि ये सभी मिलने के बाद अब अलग अलग नहीं है, एक लिविंग बीइंग के अंदर बदल गए हैं। आसान शब्दों में जुड़वा, जो कि एक ही दिल यहाँ पे शेयर करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चिकने लौंडे के ऊपर भरोसा ना करो, और हाँ चिकनी लड़की के ऊपर भी बिल्कुल ना करना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसके बाद मैटियस आगे से उस लंदन का यूज करते हुए उस कॉन्क्यूबिन के गोले को जोहर के पास में टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद वो जाते हुए जोहर से कहता है कि स्न्यू कॉन्बिन को काफी अच्छे से ट्रीट करना, मुझे कुछ काम है तो फिर लैंटर्न को साइड में रख देना ताकि तुम लोगों की वजह से मुझे कोई यहाँ पे परेशानी ना हो। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद में जिलोंग बाहर निकलता है, जो कि अपनी हीलिंग स्पेल का यूज करते हुए उनको हील करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उस कॉन्क्यूबिन के गोले के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। वो हीलिंग स्पेल की मदद से उन्हें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। तो भी जिलोंग के मन के अंदर एक बार ख्याल तो आता है कि वो इन सभी को अलग अलग हिस्सों में काट दे, बेसिकली हर एक बंदे को उस गोले से निकाल ले और उन्हें यहाँ पे सेपरेटली हील करने की कोशिश करे। लेकिन ये भी चीज काम नहीं आएगी, क्योंकि जिलोंग को अंदाजा लग चुका था कि मैटियस की जो यहाँ पे टैलेंट सील है वो इन सभी को एक सिंगल एंटिटी के अंदर बदल दी है, मर्ज कर दी है एक सिंगल लिविंग बीइंग के अंदर। उतने में ही जिलोंग को आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत दोबारा छुप जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सोयर दोबारा आया था और वो इस बार अपने साथ यहाँ पे सीना को भी लेके आया था, और वो सीना से कहता है कि मुझे अपने गले के नंबर दिखाओ। जिसके बाद सीना आगे से कॉलर को हटाती है तो फिर
हम उसके गले के नंबर्स को देखते हैं और जोयर उसे दोबारा याद दिलाता है कि अच्छे से याद रखना कि किसी भी अजनबी को अपने गले के नंबर न दिखाना और खास तौर पे मैटियास को, वो एक बुरा आदमी है, तुम्हें किडनैप कर लेगा। जिलोंग पहली बार उन नंबर्स को देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन सिस्टर डिया कौन है उसकी में चेहरा वगैरह नहीं दिखाया गया, सिर्फ नाम बताया गया है, शायद से आगे पता चलेगा। खैर जिलोंग कहता है कि सिस्टर डिया ने उसे एक बार बताया था कि माउंटेन ऑफ क्रॉप्सेस सी ऑफ ब्लड टैलेंट सील कोई वन काइंड सील नहीं है, यानी कि ये इकलौती सील है जो कि एक पर्सन के पास होगी, और भी कई लोगों के पास ये हो सकती है। लेकिन जिलोंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे किसी ऐसे से मिलेगा जिसके पास यहाँ पे ये सेम टैलेंट होगा। तो पिजो और सीना से कहता है कि मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना मुझे गुस्सा आता है, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ मेरी पावर के अंदर, ताकि मैं यहाँ पे फ्रीडम को हासिल कर सकूँ। तुम्हारे पास इतनी कमाल की पावर है, लेकिन इसके बावजूद तुम फ्रीडम को पाना नहीं चाहती। हम लोग सीना को देखते हैं जो कि उन फूलों की क्राउन को दोबारा जोहर के चेहरे पे लगा देती है और उससे कहती है अगर वो आजाद होगी तो वो कभी भी यहाँ पे उसे देख नहीं पाएगी, जिससे वो उसके चेहरे के ऊपर कभी भी खुशी नहीं देख पाएगी। और ये बंदा हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। साले हत्ते न चढ़ जाइयो हमारे, नहीं जिलोंग से गंदा व्यवहार करेंगे तेरे साथ। जिसके बाद जोहर सीना के ऊपर लात मारता है, लेकिन बच्चों वाली, प्यार वाली एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा, और उसे कहता है कि जल्दी से काम खत्म करो और इन्हें खत्म करके अपने माउंटेन ऑफ कॉर्प्सेस और सी ऑफ ब्लड को लेवल अप करो। इसके बाद सीना आगे बढ़ती है और एक पंच के अंदर ही उन सभी यहाँ पे इनफेक्टिव बेसिकली जो अंडे फूटे नहीं थे उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे यहाँ पे इसके नंबर का सर्कल कंप्लीट हो जाता है। और अगर तुम लोग बुरे ना हो तो फिर यहाँ पे जब एक नंबर का सर्कल कंप्लीट होता है, बेसिकली जब एक चेन कंप्लीट हो जाती है साइकिल, तो फिर अथॉरिटी एक्टिवेट होती है जिसको हैप्पी डे बोला जाता है। और हैप्पी डे जब भी एक्टिवेट होता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि जिलोंग की बॉडी के अंदर एक वो अजीब सी चीज है, वैसे ही यहाँ पे सीना की बॉडी के अंदर भी है, और हैप्पी डे वाले दिन वो चीज यहाँ पे बॉडी से बाहर आ जाती है। तो फिर जिलोंग इस चीज को डार्क एंटिटी या फिर डार्क थिंग बोलता है। जो भी सीना के साथ में हो रहा था जिलोंग हम लोगों को बताता है माउंटेन ऑफ क्रॉप्सेस एंड ब्लड ऑफ सी, इसके एसेंस के अंदर एक डार्क एंटिटी रहती है, एकदम पैरासाइट की तरीके, और वो डार्क एंटिटी या फिर डार्कनेस यहाँ पे स्लॉटर और डेथ के ऊपर फीड करती है, बेसिकली पूरी तरीके से खूना खच्चर। और जिनके पास टैलेंट सी रहती है वो उन्हीं की बॉडी के अंदर यहाँ पे ग्रो करती है और इंतजार करती है कि किसी न किसी दिन वो अपने ककून से बाहर निकले। और ये तब होता है जब अथॉरिटी का हैप्पी डे होता है और तब ये वर्ल्ड के अंदर आती है। इसको यहाँ पे पावरफुल तरीके से ही यहाँ पे सप्रेस किया जा सकता है, या तो तुम फोर्सफुली इसे यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर दोबारा घुसा लो, या फिर तुम्हारी विल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम इसके ऊपर टेक ओवर कर लो, जैसे कि जिलोंग की है। जिलोंग की डार्क एंटिटी उससे यहाँ पे बात करती है, उसे पे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन जिलोंग की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो भटकता नहीं है। लेकिन सीना के साथ ऐसा नहीं था, उसकी डार्क एंटिटी उसके ऊपर हावी होने लगती है। हालांकि जोहर के मास्टर यानी कि ब्लालिन ने उसे बताया था कि ये जो चीज उसकी बॉडी के अंदर है, बेसिकली सीना के अंदर, उसे फोर्सफुल तरीके से ही अंदर ढकेला जा सकता है। तो हम लोग सीना की डार्क एंटिटी को देखते हैं तो इसके 4 पंख थे और पंख के ऊपर 2 आंखें भी थी और इसका फिगर एकदम ह्यूमन लाइक जैसा था। इसके बाद जोहर आगे बढ़ता है जो कि अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क एंटिटी को सीना की बॉडी के अंदर दोबारा कैद कर देता है, जिसके बाद सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। जिलोंग को जो कुछ भी देखना था वो देख लेता और वहाँ से कट लेता है, जिसके बाद वो दोबारा अपनी बॉडी को सांप के अंदर चेंज करता है और एक झीरी के जरिए वहाँ से बाहर आ जाता है। तो फिर जिलोंग को समझ में आ गया था कि सीना यहाँ पे जोहर के कहने पे चलती है, अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये लोग कभी भी यहाँ पे जोहर को हरा नहीं पाएंगे और जिलोंग को कभी भी उसका यहाँ पे हाथ वापस नहीं मिलेगा। इसलिए जिलोंग को सबसे पहले सीना को जोहर से अलग करना पड़ेगा। उतने में ही जिलोंग की डार्क एंटिटी बाहर निकलती है और उसे मैनिपुलेट करते हुए पूछती है क्या तुम उसे बचाना चाहते हो या फिर उसकी पावर को चुराना चाहते हो, जिसमें जिलोंग आगे से कहता है कि वो बस ये नहीं चाहता कि सीना भी वही गलती करे जो जिलोंग ने की थी। जिसके बाद जिलोंग स्क्रोल के जरिए फे को बताता है कि जोहर के पास में एक सपोर्ट है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे उसको अलग करना पड़ेगा तभी वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। फे को समझ में आ जाता है कि उन्हें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो एविड से कहते हैं कि इस बार तो हम लोग तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुके हैं, तुम यहाँ पे जिलोंग के हाथ के चक्कर में इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें कुछ मिलिट्री अचीवमेंट्स हासिल करनी थी ना। एविड आगे से छुपाती नहीं और आगे से बताती है कि हाँ वो इसीलिए यहाँ पे आई थी, दरअसल ग्रेट किंग होगा उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो भी यहाँ पे डिमन को रजिस्टर नहीं कर सकते और ह्यूमन ग्लोरी को नहीं हासिल कर सकते वो उनके बेटे या फिर डॉटर कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए इवेंट यहाँ पे आए हुए थे ताकि वो जिलोंग के हाथ को हासिल करके ग्रेट किंग होगा को दिखा सके कि वो लोग लायक है उसके डॉटर बनने के। फिर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती, मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिख देती हूँ, तुम ये ग्रेट किंग होगा को दिखा देना, उसे समझ में आ जाएगा कि तुमने हमारी मदद की थी, जिसके बदले में तुम्हें वो रिवॉर्ड मिल जाएंगे जो तुम्हें चाहिए थे। जिससे इवेंट काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये जिलोंग से हाथ से भी ज्यादा काफी बढ़िया था। साथ ही मिलेरो और चुटकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यही लग रहा
रहा था कि ग्रेट एम्परर होगा उन्हें काफी ज्यादा पैसे देगा और चुटकी का तो सपना यही था कि वो एक बड़ा सा घर खरीदेगी अपने फादर और मदर के लिए। तो फिर लीरो का सपना था कि वो यहाँ पे नाइट एकेडमी के अंदर जाएगा और वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेगा ताकि वो फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छा नाइट बन सके। हालांकि फिर उन लोगों से कहते हैं कि ये बुरा माना जाता है। जब ये लोग कहते हैं कि भाई ये चीज वॉर खत्म होने के बाद में करूंगा, वही सबसे पहले वॉर के अंदर मारे जाते हैं। तो ये तीनों ही अपना मुंह पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर आगे से हंसने लगती है। जिसके बाद हम लोग नटखट आदमी को दोबारा देखते हैं जिसका अलग ही खेल चल रहा था और इसकी सारी तैयारियां हो गई थी। सोलर सोर्स लगातार बढ़ते ही जा रहा है बेसिकली हाइब्रिड डेमन बुल टाउन के अंदर में, और साथ ही में नाइट प्रिंसेस इवेंट को ये लोग हॉस्टेज बनाने वाले हैं। हालांकि साइमन बिल्कुल बेवकूफ है, किसी काम का नहीं है, लेकिन एवल ड्रैगन के साथ में वो लोग किसी न किसी टाइम इवेंट को पकड़ ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एलाइस की बारी आती है तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ब्लानिर जिसने यहाँ पे जोयर और जिलो के कटे हुए हाथ को बेचा था, बेसिकली इसको बेचा था, इसने खरीदा था। तो फिर मैटियास को अभी नहीं पता है कि ब्लानिर कहाँ पे है और कहाँ पे छुपा हुआ है, और न ही वो उसके यहाँ पे ठिकाने का पता लगा सकता है। इसीलिए मैटियास के पास अब यहाँ पे कोई बेचारा नहीं है सिवाय उस बंदे के ऊपर भरोसा करने, उससे मदद मांगने के। और एक इस बंदे के बारे में बोल रहा है, अब उसका सीन हमें 1 साल पहले का दिखाया जाता है रेन सिटी ऑफ न्यू विटनेसेस के, जहाँ पे हम लोग मैटियास को देखते हैं जो कि साइमन के साथ में आता है। और साइमन आगे से बताता है कि ये लोग यहाँ पे इमॉर्टल डेमन किंग जियो से मिलने वाले हैं, जो कि अभी का यहाँ पे डेमन एम्परर है। मैटियास आगे से बताता है कि जो लेटर भेजा गया था वो यहाँ पे उसी के द्वारा लिखा गया था, उसकी हैंडराइटेड मैच थी, तो वो पक्का यहाँ पे आएगा। उतने में इनकी तरफ एक लोहे की गेंद आती है और जब मैटियास अपने सामने देखता है तो फिर उसे डेमन लॉर्ड जियो दिखाई देता है, जो कि उससे कहता है कि वो बॉल मुझे वापस करो। तो फिर मैटियास आगे बढ़ता है और वो बॉल को उठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी आधी बॉडी जब से जिलोंग ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है वो हील नहीं हो पाई है और तुम एक अपाहिज के तरीके चल रहे हो। मेरी टैलेंट सील तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकती है नई में बेसिकली हाथ पैर जोड़ने में, जिससे तुम चल पाओगे। साथ ही में वो साइन लैंग्वेज के जरिए साइमन को बता देता है कि ये अकेला नहीं है, अगर खतरा होता है तो तुम दबा के भाग लेना। और मैटियास यहाँ पे ग्रेट डेमन किंग जियो से कहता है कि तोहफे के तार पे मैं तुम्हारे लिए जिलोंग का एक दाहिना हाथ लेके आया हूँ जो कि तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। डेमन लॉर्ड जियो आगे से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि यहाँ पे पर्सनल दुश्मनी की वजह से मुझे वो नहीं चाहिए। और डेमन लॉर्ड जियो ने यहाँ पे पर्सनल गर्ज बोला है। पर्सनल गर्ज का मतलब होगा किसी से गुस्सा या फिर नाराज रहना किसी ऐसी चीज की वजह से जो कि पास्ट में हुई हो। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये शायद से वहाँ पे फाइट की वजह से हुआ होगा जो कि पोर्ट पे हुई थी। वो हरा वाला डेमन याद है, तब ये भाग गया था, लेकिन ऑथर हमें कुछ और भी बताना चाहता है। खैर मैटियास डेमन लॉर्ड जियो से कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए कोई और लिम्स ढूंढ दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं चाहूंगा कि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे जब मुझे जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मैटियास आगे से ग्रेट एम्परर होगा को थैंक यू बोलता है। 20 साल पहले जो मर्सनी यहाँ पे ग्रेट एम्परर होगा ने दिखाई थी इन लोगों को खत्म ना करने के लिए और ना ही इनकी यहाँ पे जड़ों को पूरी तरीके से उखाड़ने के लिए। और मैटियास ऐसे में प्रीवियस डायनेस्टी के कुछ बचे हुए अंश हैं, यानी कि पुराने लोग। हम लोग ग्रेट एम्परर होगा को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मुझे और मौतें नहीं चाहिए। रही बात तुम लोगों की जो कि यहाँ पे प्रीवियस डायनेस्टी की नोबिलिटी है, बेसिकली पुरानी डायनेस्टी के बड़े बड़े लोग, नोबिलिटी नोबल लोग। ग्रेट एम्परर होगा ने इनको यहाँ पे खत्म नहीं किया था, अपना साम्राज्य बनाने के लिए इनको जिंदा छोड़ दिया था। साथ ही में लोगों को लॉर्ड का टाइटल भी दिया था और ये लोग अपने इलाके के अंदर यहाँ पे राज कर सकते थे। ग्रेट एम्परर होगा उन्हें कभी भी परेशान नहीं करता। और वो आगे से कहता है ग्रेट एम्परर होगा तुमने गेम को शुरू किया था तो इस गेम को तुम बंद नहीं कर सकते क्योंकि तुम खेलना नहीं चाहते। जिसके बाद वो काले वाले राजा को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम लोग जिलोंग को देखते हैं जो कि दोबारा सीना से मिलने के लिए आता है और इसने यहाँ पे अपने 2 दोस्त बना लिए हुए थे। पहला तो इसका पापा जोयर था और दूसरा यहाँ पे जिलोंग था। और ये जिलोंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जिलोंग इसका पहला दोस्त है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जिलोंग इसको कौन सी कहानी बताता है और हमें जिलोंग का पास्ट दिखाया जाएगा कि जिलोंग ने क्या गलती की थी और व्हाइट सिटी के अंदर क्या हुआ था। और कल वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सॉरी, एडिटर है ना नई नई चीजें सीख रहा है। तो अभी के लिए बाय बाय।